अगला था कौशल, और अपन ने कौशल में किया था पठन कौशल का। अब अरे ये अगला कौशल है लेखन कौशल। आपका अगला टॉपिक रहेगा लेखन कौशल। लेखन कौशल लिखेंगे भाषा की अभिव्यक्ति लेखन कौशल। लेखन कौशल को लिखेंगे अब भाषा की अभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है। भाषा की अभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है। नंबर एक, पहली अभिव्यक्ति होगी मौखिक अभिव्यक्ति। भाषा की अभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है। नंबर एक, मौखिक अभिव्यक्ति। नंबर दो, पहली अभिव्यक्ति हो गई मौखिक और दूसरी होती है लिखित अभिव्यक्ति। भाषा की अभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है। नंबर एक, मौखिक अभिव्यक्ति। नंबर दो, लिखित अभिव्यक्ति। आगे लिखें, लिखित अभिव्यक्ति का ही रूप लिखित अभिव्यक्ति का ही रूप लेखन कौशल है। लिखित अभिव्यक्ति का ही रूप लेखन कौशल है। लेखन कौशल है। यदि पूछा जाए लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को लिखने के योग्य बनाना, पहला ऑप्शन ये राइट है क्या? लिखने के योग्य बनाना लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य। तो लिखित अभिव्यक्ति क्यों, आप लिखित अभिव्यक्ति में क्या देखते हो? छात्र की रचनात्मकता और सृजनात्मकता कि उसके लेखन की शैली क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखित अभिव्यक्ति या लेखन कौशल। ऐसे लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सुंदर अभिव्यक्ति के योग्य लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सुंदर अभिव्यक्ति के योग्य बनाना है। छात्रों को सुंदर अभिव्यक्ति के योग्य बनाना है, जिससे उनमें सृजनात्मकता, मौलिकता, कल्पना शक्ति एवं रचनात्मकता का विकास हो। जिससे उनमें सृजनात्मकता, मौलिकता, कल्पना शक्ति और रचनात्मकता का विकास हो। लेखन कौशल का एक ही उद्देश्य होता है कि छात्रों की अभिव्यक्ति कैसी हो जाए? सुंदर। लेकिन वो सुंदर अभिव्यक्ति कैसे करेगा? जब उसके विचारों में क्या होगी? मौलिकता, तभी तो वो लिखेगा वो। ठीक है ना? पासबुक से यदि अपन लिख रहे हैं तो अपनी लिखित अभिव्यक्ति बहुत कमजोर है। यदि हम मन से लिख रहे हैं, विचारों से अपने विचारों को जो शब्दों में ढाल के लिख रहे हैं, तो आपका कौन सा कौशल दिखा जा रहा है? लेखन। ठीक है ना? तो मौलिकता का विकास, सृजनात्मकता का विकास, रचनात्मकता का विकास वो किस अभिव्यक्ति से देखा जाता है? लेखन। पहले आपको पता हो तो विश्वविद्यालय में 5 सवाल आते थे, 10 में से कोई भी 5 करो, तो वहां पर तथ्य थोड़ी देखे जाते थे। वहां पर क्या देखी जाती थी? आपकी मौलिकता, सृजनात्मकता, लेखन कला कैसी है। समझ में आ रही है ना? तो ये अर्थ होता है इसका। चलिए लिखेंगे आगे लिखित अभिव्यक्ति, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। लिखेंगे लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा ही छात्र के ज्ञान, अर्थ ग्रहण, अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा ही छात्र के ज्ञान, अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। समझ में आ गई? यानी आप जो कॉपियां भरते हो ना एग्जाम की, अभी तो सेमेस्टर सिस्टम शुरू हो गया। जब सेमेस्टर सिस्टम में भी क्या होता है? अति लघुत्तर, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तर और लघुत्तर को छोड़ दो। इसके अलावा जितने भी प्रश्न आप उत्तर देते हो, तो वहां पर आपके कौन से कौशल को देखा जाता है? लेखन को। जो भी 5 लाइन से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर होते हैं, उसमें आपका हमेशा क्या देखी जाती है? अभिव्यक्ति, कि आप किस रूप से उसमें लिखने का प्रयास कर रहे हो, आपकी मौलिक सृजनात्मकता कितनी है। समझ में आ रही? उत्तर सब एक ही लिखते हैं, ठीक है ना? लेकिन कभी भी वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उसमें लेखन कौशल नहीं देखा जाता। आगे लिखें आप, पैराग्राफ चेंज करके लिखें लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य घटक वर्ण। लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य घटक वर्ण, शब्द, वाक्य, वाक्य संयोजन, अलंकार प्रयोग,
एवं एवं लेखन शैली है। एवं लेखन शैली है। जब भी आपकी लिखित अभिव्यक्ति का मूल्यांकन होता है तब आप क्या क्या देखते हो? वर्णों को लिखने की कला कैसी है, शब्दों का प्रयोग कैसा है, वाक्य का संयोजन कैसा है, अलंकार सामान्य भाषा में चला रहे हो या कोई शैली आपकी अलग सी शैली है, जैसे अलंकार प्रयोग करते हो तो आपकी लेखन शैली, और इससे आपको मौलिकता और सृजनात्मकता का पता लग जाता है। इसीलिए क्या होता है कि जब डिस्क्रिप्टिव प्रश्न होते हैं, आरएस देखते हो, आरएस में या आईएएस के पेपर होते हैं, उसमें मूल अभिव्यक्ति क्या देखी जाती है? लेखन। एक सवाल होता है ना, तो उसमें ऐसे 4 लाइनें छुड़ी हुई है, आपको उसका उत्तर 4 लाइन में ही देना है। वो लिखा हुआ है 30 शब्दों में उत्तर दो, तो वो 31वां शब्द प्रयोग ही नहीं कर सकता है। समझ में आ रही है? जब 4 लाइन है तो 4 ही में लिखोगे, 5वीं लाइन तो है ही नहीं तो लिखोगे। यानी आपके जितने भी विचार होते हैं, उन विचारों की अभिव्यक्ति में जो मौलिकता कितनी है और उसको किन शब्दों में डाल रहे हो, तो वो आपका कौन सा कौशल माना जाता है? लेखन कौशल। ठीक है ना? चलिए आगे लिखें। लेखन कौशल का अपना एक महत्व है। लेखन कौशल का अपना एक महत्व है। लेखन कौशल का अपना एक महत्व है और इसके तकनीकी घटक निम्न है। लेखन कौशल का अपना एक महत्व है और इसके तकनीकी घटक निम्न है। लेखन कौशल के जो तकनीकी घटक क्या चीज होती है? देखो, आरएस आईएएस की बात अलग हो गई, क्योंकि आरएस आईएएस तो ग्रेजुएशन करके बनता है, लेकिन आपका जो है वह विषय होता है, वो विषय मात्र और मात्र कहां तक सीमित होता है? विद्यालय तक। विद्यालय का मतलब होता है पहली से 12वीं। कई विद्यार्थियों की राइटिंग खराब होती है, आपको पता है। जब राइटिंग खराब होती है तो वो दोषारोपण किसको करते हैं? हमेशा टीचर को, कि साहब ये राइटिंग अच्छी नहीं लिखता, आप उसको सुधरवाते नहीं हो। तो इसका मतलब आपके ऊपर क्या दोषारोपण किया जा रहा है? कि आप उसके लेखन कौशल को सही ढंग से करवा नहीं रहे। तो क्या कारण है कि छात्र की लिखावट अच्छी नहीं होती, शब्दों का चयन अच्छा नहीं होता? तो सबसे पहले लेखन कौशल का पहला घटक वो लिखेंगे, नंबर 1। पहला घटक लिखेंगे बैठने और लेखनी को पकड़ने का उचित तरीका। बहुत कॉमन चीज होती है, लिखेंगे बैठने और लेखनी को पकड़ने का उचित तरीका। क्या लिखा? बैठने और लेखनी को पकड़ने का उचित तरीका। अब एक बेंच है। पहली बात तो विद्यालय में मिडिल स्तर पर बेंच बहुत कम होती है, ठीक है? तो दरियों पे बैठते हैं और बैठते हैं तो फिर वो लिखते हैं तो उसे झुक के लिखते हैं ऐसे, तो राइटिंग वैसे भी खराब आनी होती है। अब आप एक बेंच में सीट है, 8 दिन बैठ रहे हो, 13 दिन है, कोई इधर से कोई ठोक रहा है, कोई उधर से ठोक रहा है, तो लिखते पता नहीं कहां। तो बैठने का भी उचित तरीका होना चाहिए। अच्छा, कई विद्यार्थी हैं वो टेढ़ा बैठ के लिखते हैं, तो आपका यहाँ पर राइटिंग क्या होगी? खराब होगी। तो ये आपके लेखन कौशल का पहला कारण होता है कि आपके बैठने का और लेखनी को। कई जगह ऐसे आपके, अभी बताओ कहां गए वो? अभी 4 दिन पहले ही देखा था मैंने सोचा था उदाहरण के रूप में रखूंगा, ऐसे लिख रहा है भाई साहब। अरे हंसने की क्या बात है, लिखते हैं ऐसे। और कई जने यूं लिखते हैं, ऐसे तो सबको देखा होगा आपने, ठीक है? कई जने यूं लिखते हैं साहब, भाई बीड़ी पी रहे हो जैसे ऐसे, ठीक है? कई जने से सुला के लिखते हैं। इसका मतलब प्रारंभिक स्तर पर ही आपने ध्यान नहीं दिया। तो इससे क्या होगा? अच्छा, लिखते हैं इसमें क्या है? और वो बड़े आराम से लिखते हैं। मेरा खुद का बच्चा लेफ्टी है, वो हमेशा ऐसे सुला के लिखता है शब्द को। अच्छा, मैं इसमें और भी नहीं लिख पाता, लेकिन वो बहुत तेज गति से भाषा लिखता है, क्योंकि उसका अभ्यास पड़ गया। तो लेकिन अक्षरों की वो बनावट नहीं आ सकती। तो पहले तो बैठने का उचित तरीका होना चाहिए और लेखनी को पकड़ने का भी उचित तरीका, जो शिक्षक सिखाता है कि आपकी अंगुष्ठ और अंगुली के मध्य आपकी क्या होनी चाहिए? लेखनी को पकड़ना चाहिए। नंबर दूसरा लिखेंगे, नंबर 2, स्पष्ट लेखन सामग्री। आपका दूसरा क्या होगा? स्पष्ट लेखन सामग्री। आपकी सामग्री कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट। नंबर 2 दूसरा लिखेंगे, स्पष्ट लेखन सामग्री। कॉपी खरीदने के लिए गए, दुकानदार ने पूछा कि मेरे पास 2 कॉपी है, 5 रुपए वाली कि 20 रुपए वाली। हम ये सोचते हैं कि 20 वही चीज लिखी जाएगी, तो कहते 5 वाली दे दे, 15 की टॉफी खा लेंगे, जो भी है। 5 वाली कॉपी ले लेते हैं। फिर होगा क्या वहां पर? फिर वो पेन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ लिखा तो पीछे छप गया। अब पीछे लिखना शुरू किया तो आगे वाला भी नहीं दिखता है और पीछे वाला भी। आपकी लेखन सामग्री भी कैसी हो गई? अस्पष्ट। मैंने मेरे बच्चे के मैडम की कॉपी में लिख के भेजा, बच्चे की लिखावट पर ध्यान दिया जाए, इसकी लिखावट खराब है। दूसरे दिन मैडम ने वापस लिख के भेजा कि इसकी पेन और कॉपी को परिवर्तित किया जाए। क्या कह दिया? क्या कहा? राइटिंग अच्छी है, लेकिन कहा क्या था कि आपकी लेखन सामग्री कैसी नहीं है? स्पष्ट। इसलिए आपकी लेखन सामग्री भी क्या होनी चाहिए? स्पष्ट। नंबर 3 तीसरा लिखेंगे, तीसरा है अक्षरों की सुंदर और सुडोल रचना। अक्षरों की सुंदर और सुडोल रचना। तो जो अक्षर जो होते हैं उनकी रचना भी आपको कैसी होनी चाहिए? सुंदर और सुडोल। सुडोल समझ गए कि एकदम अक्षरों में बराबर है। वह आपके कल उस दिन पूछा था कि 2 लाइन की कॉपी कभी नहीं होती है। कॉपी हमेशा जो होगी ना वो ऐसे होती है, 5 लाइन की होती है सुलेख की कॉपियां। कभी भी जाके बोलना सुलेख की कॉपी दो, तो हमेशा हिंदी की कितने लाइन की देगा? 5। और इसमें तो और लिखा जाता है और ऊपर मात्रा लगाई जाती है। अब यदि मेरे को म लिखना है और ऊ की मात्रा लगानी है तो यहाँ आती है। समझ में आ रही है? तो आपके सुलेख की कॉपी कितने लाइन की होती है? 5। और अंग्रेजी की होगी वो कितने लाइन की होती है? 4।
तो इसका भी एक क्रम होता है, ये 3/4 भाग होता है और ऊपर 1/4 नीचे 1/4। समझ में आ गई? तब वो एक वर्ण पूरा बनता है, क्योंकि कभी आप मात्रा ऊपर लगाते हो, कभी मात्रा कहां लगाते हो? नीचे। तो वो ऊपर और नीचे इस तरीके, और एक जो मात्रा होती है वो सिरो रेखा वाली होती है, वैसे ये अ लिखा ना, तो यूं यूं और फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे चलती है ये। समझ में आ रही है? तो फिर आप ये ए लिखते हो, तो यहाँ पर भी वो बच्चा लिखते लिखते उसको ये ज्ञान हो जाता है, पहले में मेरे को मात्रा इतनी लिखनी है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि क को लिख रहे हैं तो इतना ऊपर मात्रा, क्योंकि हमको ये ज्ञान, हमने ये काम ही नहीं किया है। समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या होता है, अक्षरों की रचना कैसी होनी चाहिए, सुडोल। और कई जगह कैसे लिखते हैं, ये वो कोई जाने, ये भगवान ने इनको स्वर्ग लोक नहीं मिला, नहीं तो ऊपर तक चढ़ा देते हैं इनको। समझ में आ रही है? आप लिखते हो ऐसे और आप ऐसा सोचते हो बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है? वो जो अ की मात्रा जो होती है ना, वो जहां पर आनी है वही आनी चाहिए। तो आपकी अक्षरों की सुंदर और सुडोल रचना होनी चाहिए। सवाल बनते हैं, ध्यान रखना इन बातों का। आपको बड़े सामान्य लगते हैं, लेकिन जब वो पेपर में छपते हैं ना, तब वो दिमाग काम करना बंद कर देता है उस समय की पूछा क्या जा रहा है सवाल, यही पता नहीं होता है। ठीक है, अब आइए नंबर 4, चौथा लिखेंगे अध्यापक का आदर्श रूप। चौथा क्या होता है? अध्यापक का आदर्श रूप। सबसे बड़ा काम यही है कि अध्यापक हमेशा किस रूप में होना चाहिए? आदर्श। मैंने आपको मेरा ही है वो सुनाया, मैं दूसरों का तो उदाहरण देता ही नहीं हूं, मेरा ही बता रहा हूं आपको। अध्यापक का आदर्श रूप, मैं आदत है मेरी हमेशा, ये मैं घर में भी आदत है। बच्चा कम से कम मैंने एक उपलब्धि तो हासिल कर ली, जो बच्चा पेन नहीं पकड़ता था, आज वो कम से कम एक पेज तो भर के लाया, ये तो मेरी उपलब्धि है। समझ में आ गई? भले उसकी राइटिंग मेरे समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, लिखना तो शुरू किया उसने, धीरे धीरे राइटिंग भी सही होगी। मेरे को समझ में नहीं आता है ना, तब भी मैं कर देता हूँ गुड। अच्छा, बहुत सुंदर लिखता हूँ, आज भी लिखता हूँ, कारण क्या, मोटिवेशन हो गया बच्चे के लिए। वापस लिखेगा, कोई बात नहीं, 2 बार गलती हुई, 3 बार गलती हुई। एक दिन बच्चे को, वो पैदल आए स्कूल में, तो पसीना आया हुआ था, बच्चा बोला कि सर कॉपी चेक करो, उसके आ गई, गेट के आ गई। अरे मैंने अंदर तो आने दे मेरे भाई, कि नहीं सर कॉपी चेक करो, क्योंकि बच्चे को क्या चाहिए था, गुड। सारे बच्चों की कॉपियों में मैंने कल दे दिया, उसने काम नहीं किया। मैंने कहा कि नहीं, अंदर आके 5-10 मिनट वेट कर, कि नहीं सर मेरे को दो पहले। तो मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा तू बैठने तो दे कम से कम, कि नहीं पहले मेरी कॉपी चेक करो आप। मैंने कॉपी हाथ में ली, बाहर ग्राउंड में ही बोला कि साले ऐसी राइटिंग लिखता है, वो तो बेचारा क्या लेने के लिए आया था, गुड। और मैंने क्या बोल दिया, ऐसी राइटिंग लिखता है। वो बच्चा मेरे को क्या बोलता है, बच्चा आप ही कह रही ऐसा, क्या बोलता है, मतलब फिर आपकी कैसी राइटिंग है, इसका मतलब मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, इसलिए वो बच्चा क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि आपकी कैसी है राइटिंग। तो ये अध्यापक का लेखन में कैसा रूप होना चाहिए, आदर्श रूप। बोर्ड पे लिखते हैं ना, तो ऐसा लगना चाहिए कि मोती छपे हुए अक्षर हैं। समझ में आ रही है? तो होता है कई विद्यार्थी हमारे प्रभु तो थे, वो ऐसे लिखते थे, को जाने को, और उसका दुष्परिणाम भी होता है, सारा काम वही करते हैं स्कूल का। इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है साहब, इससे ही लिखवाओ। समझ में आ रही है मेरी बात? तो कहने का मतलब अध्यापक का आदर्श रूप होता है। अगला लिखेंगे, अगला इसी में ही 5वां, सुलेख प्रतियोगिताओं का आयोजन। सुलेख प्रतियोगिताओं का आयोजन एक विद्यालय में, विद्यालय स्तर पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि सुलेख प्रतियोगिताओं का क्या किया जाना चाहिए, आयोजन। तभी छात्रों की लेखनी में क्या होता है, सुधार होता है, और ये प्रारंभिक स्तर में ही हो जाता है। अब 5वां और अगला लिखे, उदाहरण हमेशा कैसे होने चाहिए, लिखो आकर्षक उदाहरणों का प्रयोग। आकर्षक उदाहरणों का प्रयोग, आकर्षक उदाहरणों का प्रयोग। लेखन कौशल की सबसे बड़ी विशेषता है कि आपके उदाहरण हमेशा कैसे होने चाहिए, बड़े आकर्षक, सामने वाला आकर्षित हो जाए, वैसे उदाहरण का प्रयोग लेखन कौशल को बड़ा ही सुदृढ़ बनाता है। समझ में आ रही है ना? तो ये कुछ चीजें होती है जो तकनीकी घटक होती है, जिसके माध्यम से छात्र का लेखन कौशल बढ़ता है। गाय के समान गाय है, ये तो सामान्य आदमी व्यवहार करता है, लेकिन जिसके लेखन कौशल होगा वो अलग ही शब्दों का क्या करेगा, प्रयोग करेगा। चलिए अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, सुलेख की 3 विधियां। सवाल एक आ रखा है, पहले से आ रखा है, इसका मतलब यह है कि वो नहीं आएगा, क्योंकि आ रखा है सवाल तो, लेकिन लिखना तो आवश्यक है, हो सकता है इसका सिमिलर दूसरा आ जाए। तो अपन लिखेंगे सुलेख की 3 विधियां। अब लिखेंगे सुलेख की 3 विधियां। नंबर 1, पहला सुलेख की विधि है वो होती है अनुलेख। सुलेख की 3 विधि होती है, पहली होती है अनुलेख, दूसरी होती है प्रतिलेख, और तीसरी होती है श्रुतलेख। सुलेख के अध्ययन की पहली विधि होती है सुलेख की, वो कौन सी होती है, अनुलेख। अर्थ लिखेंगे अनुलेख। देखिए इस विधि में अनुलेख जो एक विधि है लेखन कौशल को अभिवृद्ध करने की, लिखे विधि नहीं लिख दो, इस लेख में कर दो, विधि हटा दो। देखो इस लेख में अध्यापक सुंदर अक्षरों में श्याम पट्ट पर या छात्रों की कॉपी में लिखता है, श्याम पट्ट पर या छात्रों की कॉपी में लिखता है, श्याम पट्ट पर या छात्रों की कॉपी में लिखता है, और छात्र उसका बार बार अनुकरण करते हैं। छात्र उसका बार बार अनुकरण करते हैं। ठीक है, छोटे से थे तो मैडम आती थी क्लास में, एक लाइन लिखती थी, मेरा देश भारत है, और वो बैठ जाती और कहती लिखो कॉपी में। पता नहीं होता था कि क्या हो रहा है क्लास में, और पूरे दिन व्यतीत हो जाता लिखते हुए, मेरा देश भारत है, मेरा देश। तो वहां पर वो एक विधि का प्रयोग करती है। कौन सी विधि है वो, अनुलेख। इसके माध्यम से आपका लेखन कौशल, लिखने का तरीका वो अच्छा बनाया जाता है। श्यामपट्ट पर या कॉपी में लिखे, आजकल तो छपी छपाई कॉपी आ गई है, ठीक है ना, तो उसमें ही लिखा जाता है। पुराने जमाने में तो अनुलेख चलता था। दूसरा लिखा प्रतिलेख। प्रतिलेख में लिखेंगे
प्रतिलेख। इस विधि में अध्यापक, लेख कर दो भले, इस लेख में अध्यापक किसी पाठ्य पुस्तक के अंश को निर्धारित कर देता है, पाठ्य पुस्तक के अंश को निर्धारित कर देता है, और छात्र सुंदर अक्षरों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए उसका प्रतिलेख प्रस्तुत करते हैं। अनुनाम से स्पष्ट होता है, जो आज जिस आदमी की व्याकरण पे पकड़ होती है ना, वो तो शब्दों में उलझता ही नहीं है, जैसा शब्द है उसी के अकॉर्डिंग उत्तर आ जाता है। अनुलेख, अनु मतलब पीछे पीछे लिखना, किसके पीछे लिखोगे? अध्यापक लिखेगा तो पीछे पीछे लिख देंगे, तो वो लेख कौन सा हो गया? अनुलेख। प्रतिलेख का मतलब जो की त्यों लिख देना, अखबार का एक अंश। भाई कई जिन्हें तो कॉपी में भी लिखने की जरूरत नहीं करते, वो कहते हैं अरे क्यों मदद कर रहे हो, ज्यादा बोल रहे हो, इतना अल्लाह हिंदी की 5वां लेसन, चलो पहला पैराग्राफ अपनी कॉपी में लिखो। अब वो बेटा वो पहला पैराग्राफ लिखेगा, उचित विराम चिन्ह, खड़ी पाई, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, उनका प्रयोग करते हुए वो कौन सा लेख लिखता है? प्रतिलेख। जैसा लिखा गया वैसा का वैसा छापना। लेकिन व्याकरण शिक्षण की, लेखन कौशल की सबसे उत्तम विधि है, कौन सा है? श्रुतिलेख। श्रुत यानी सुना गया लेख, लिखो। तीसरा लेख लिखेंगे श्रुतलेख। लेखन कौशल का सबसे उत्तम माध्यम श्रुतलेख है। श्रुतलेख में 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन में छात्र गद्यांश अथवा पद्यांश को सुनते हैं। तो प्रथम वाचन में क्या होगा? छात्र गद्यांश या पद्यांश को सुनेगा। द्वितीय वाचन में वो यानी छात्र, द्वितीय वाचन में वो इसे लिखते हैं, और तृतीय वाचन में लिखे गए का पुनः मिलान करते हैं। इसका मतलब पता है क्या लिखा कि श्रुतलेख में कितने वाचन होते हैं? 3। कौन कौन से हो गए? पहला हो गया, पहले जो वो सुनेगा आराम से, और दूसरे में वो लिखेगा, और तीसरे में वो क्या करेगा? मिलान करेगा, और फिर उसका संशोधन करेगा। और इसके इसीलिए अब आप लिखेंगे, अब इसमें वो लिखे लिखित कार्य के संशोधन की विधियां, हेडिंग लगाओगे, लिखित कार्य के संशोधन की विधियां। जो भी आपका लिखित काम है उसके संशोधन की कितनी विधियां होती है वो लिखेंगे। और लिखित कार्य के संशोधन की विधि में लिखो, नंबर 1 पहली विधि स्वसंशोधन। पहली विधि कौन सी होगी? स्वसंशोधन कौन करता है? छात्र खुद। ठीक है। दूसरी विधि लिखेंगे, लिखो छात्र के द्वारा, और दूसरी विधि लिखेंगे पारस्परिक संशोधन। पारस्परिक संशोधन कौन करता है? छात्रों के द्वारा, आपस में। ठीक है, पारस्परिक संशोधन छात्रों के द्वारा। और तीसरा संशोधन लिखेंगे अध्यापक के द्वारा संशोधन। तीसरा संशोधन कौन करता है? अध्यापक। तो इसमें सबसे उपयुक्त जो विधि है वो विधि कौन सी है? अध्यापक के द्वारा संशोधन। ठीक है भाई, तो ये है आपकी कुल मिला के संशोधन की 3 विधियां हो गई। ठीक है भाई। हालांकि देखो ये सारा लेखन कौशल का लिख दिया, लेकिन ये कई बार हिंदी को संस्कृत बनाते हुए या एसएस बनाते हुए सवाल दे देते हैं, इसलिए कुछ विधियां लिखा देता हूँ, लेखन कौशल की नाम लिखा रहा हूँ, तो वो नाम लिखते हैं लेखन कौशल की विधि, लेखन कौशल की विधियां। और लेखन कौशल की पहली विधि लिखेंगे नंबर 1 दृष्ट लेखन विधि, दृष्ट लेखनम, और इसको कहते हैं जैकार्ट पद्धति। दृष्ट लेखन, देखी गई चीज उसको लिखना, वो कौन सी पद्धति कहलाती है? दृष्ट लेखन।
सब पढ़ाई लिखाया हुआ है तुम्हारे, ठीक है। अब देखो पहले तो बताओ दृष्ट संधि बताओ कौन सी है, धातु कौन सी हो गई, दृष्ट। प्रत्यय कौन सा है, तवियत अनियर यत और कत, कत। लेखनम में धातु बताओ, और दृष्ट भूतकाल अर्थ में आ गया, क्यों आया, कत प्रत्यय कौन से काल में होता है, भूतकाल। देखी गई, देखा गया। लेखन में धातु बताओ, प्रत्यय बताओ, अनम बराबर लियो, टर्निंग बताओ, नपुंसक। तो देखा गया जो लेखन है वो कौन सा लेखन कहलाता है, दृष्ट लेखन। इसको आप क्या बोलते हो, जेका टाट पद्धति। देखते लिखते लिखेंगे इसको। इस विधि में, ये विधि क्या होती है, इस विधि में अध्यापक द्वारा लिखे गए, अध्यापक द्वारा लिखे गए शब्दों का अनुकरण, इस विधि में अध्यापक द्वारा लिखे गए शब्दों का अनुकरण करके, शब्दों का अनुकरण करके छात्र लिखता है, ठीक है। वो की वो है अध्यापक, वो की वो विधि है जो मैंने अनुलेख में लिखाई। अध्यापक लिखेगा वो उसका अनुकरण करेगा, तो वो कौन सी विधि होती है, नाम दे दिया है, बाकी इसका नाम वो जेका डॉट पद्धति देके गई चीज को लिखना, लिखे। इस विधि में श्यामपट्ट का महत्वपूर्ण, इस विधि में श्यामपट्ट, श्यामपट्ट का जो श्यामपट्ट का हटा दो, श्यामपट्ट महत्वपूर्ण होता है। इस विधि में श्यामपट्ट महत्वपूर्ण होता है, क्यों होगा, क्योंकि श्यामपट्ट पर देखेगा फिर लिखेगा, तो अध्यापक इसमें गलतियां कम होगी, क्यों होगी, क्योंकि अध्यापक गलती करेगा नहीं तो छात्र भी नहीं करेंगे। तो जो देखी गई चीज है उसको लिखा जाता है, हम उसको क्या कहते हैं, दृष्ट लेखन। और दृष्ट भाई ये जेकाटाट तो ठीक है आपके दूसरी विधियों में चलता है, संस्कृत में जो आएगा वो जेकाटाट को क्या कहते हैं, दृष्ट लेखन, देखी गई चीज को लिखना। अशुद्धि कम होती है, और कौशल इसमें महत्वपूर्ण अध्यापक के लिए काम आता है श्यामपट्ट कौशल, क्योंकि श्यामपट्ट कौशल में बड़े ही वो अच्छे अक्षरों में वो लिखता है। अब आइए नंबर दूसरी विधि है श्रुत लेखन विधि। श्रुत लेखन विधि लिखवाई हुई है इसलिए नहीं लिखाऊंगा वापस, श्रुत लेखन। और इसी को यदि कहा जाए कोई अन्य शब्दों में लिख दो तो मैं कह दूंगा उक्त लेखन विधि, चाहे मैं श्रुत लेखन कहूं चाहे मैं उक्त लेखन कहूं। नाम परिवर्तित है, संस्कृत के है ना, तो नाम परिवर्तित हो गई। शुद्ध लेखन तो बताना अभी, श्रुत में धातु बताओ, प्रत्यय बताओ, तवियत अनियर यत और कत। और कत प्रत्यय कौन से काल में होता है, भूतकाल। सुना गया और वो की वो लिख। अब मैंने कह दिया उक्त, धातु बताओ उक्त में क्या होती है, वच। प्रत्यय कौन सा हो गई, इसका मीनिंग भी क्या हो गया, कहा गया लेख, चाहे श्रुत लेख कह दो और चाहे उक्त लेख कह दो। अभी लिखा है श्रुत लेख में कितना वाचन होता है, 3। कभी कभी श्रुत लेख नहीं देके वो क्या दे देते हैं, उक्त लेखन। तो आपको व्याकरण से निकालना पड़ता है कि उक्त का मीनिंग क्या होता है। अब आइए तीसरी पद्धति है, ऐसो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने पहले लिखा दिया, ठीक है। अब अगला अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि, अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि, या तो आप अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि कह दो, या इसका दूसरा नाम ले लेते हैं रूपरेखा अनुकरण विधि। कभी सुना है नाम इसका कि नहीं सुना है, हाँ। या तो कह दो अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि या कह दो रूपरेखा अनुकरण विधि। 8वीं जो होगी ना आपकी क्लास, या क्लास 9, 10, इसमें श्रुत लेख विधि चलती है। प्राथमिक कक्षाओं में कौन सी चलेगी, दृष्ट लेख चलती है। और अक्षर स्वरूप जो चलेगी वो भी कौन से में चलेगी, प्राथमिक। क्यों, क्योंकि अक्षर के स्वरूप का क्या करना, अनुकरण। ये अ तो वो अक्षर का स्वरूप बनाएगा आ और म, देखो इसके बीच में ही लिखना है आ और म, तो ये अक्षर का स्वरूप अनुकरण कर दिया, नाम ही स्पष्ट है। रूपरेखा बनाना, लिपि चिन्ह ऐसे थोड़ी सीखते हैं, बहुत मुश्किल होता है। ऐसे कभी प्राइमरी स्टेज की किताबों को देखो, अ बनाते हैं तो पहले बच्चे को यूं सिखाया जाता है, फिर दूसरा लाइन नीचे वाला आता है, फिर इसको मिलाते हैं वो, फिर एक मात्रा ऐसे कराते हैं, ऐसे ऐसे चलता है। फिर ये ऐसे काम पड़ा नहीं कभी घर में, नहीं पढ़ा है ना, हाँ नहीं पढ़ा है तो वो घबराए मत, आगे यही पढ़ने वाला है। समझ में आ रही है, क्योंकि ऐसे देखो ऐसी कॉपियां चलती है, ऐसे ऐसे सबसे पहले आड़ी लाइन बताते हैं बच्चों को, फिर ऐसे यूं खड़ी लाइन बताते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं वो। जब बच्चा 2.5 साल का प्ले ग्रुप में स्कूल जाता है, फिर उसको ऐसे करके लिखाते हैं, फिर ऐसे करके गोला लिखाते हैं आधा, फिर आधा गोला ऐसे करते हैं, फिर आधे गोले को डबल करके सबसे बड़ा काम होता है एनटीटी टीचर्स का। समझ में आ गया। और वो कौन से विधि से लेखन कराते हैं, कौन सी विधि से कराते हैं वो, अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि, ठीक है। लिखो पूर्व प्राथमिक अथवा प्राथमिक कक्षाओं के लिए, पूर्व प्राथमिक अथवा प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह विधि उपयोगी विधि है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह विधि उपयोगी है जिसमें वर्ण अथवा अक्षरों का मिलान करते हुए, वर्ण अथवा अक्षरों का मिलान करते हुए लेखन कार्य कराया जाता है। वर्ण अथवा अक्षरों का मिलान करते हुए लेखन कार्य कराया जाता है। अब समझ आ रही, तो ये प्री प्राइमरी स्टेज। अब आती है अगली विधि, होती है स्वतंत्र अनुकरण विधि। पिछली बार आया हुआ है, अब आप देख लेना कि ये एसएस में आया हुआ है या साइंस में आया हुआ है सवाल, या हिंदी में है या संस्कृत में है, अंग्रेजी में तो है नहीं, क्योंकि ये पिछली बार पूछा था मेरे को, इसलिए पता है जब ऑनलाइन चल रहा था। तो अब मैं ये स्वतंत्र अनुकरण विधि क्या होती है वो देखिए। शिक्षक लिखेगा ब्लैक बोर्ड पर और छात्र को क्या करेगा कि ब्लैक बोर्ड पर आके लिख, तो वो विधि कैसी होती है, स्वतंत्र अनुकरण।
समझ में आ रही है? बोर्ड पे होता है ना, कई बार अपन लिख देते हैं और विद्यार्थी को कहते हैं अकेले क्या पे, तो विधि क्या है? स्वतंत्र रूप से वो वहां पर क्या कर रहा है? अनुकरण कर रहा है। तो ये विधि कहलाती है लिखो। इस विधि में शिक्षक श्याम पट्ट पर लिखता है, इस विधि में शिक्षक श्याम पट्ट पर लिखता है और फिर उन्हीं अक्षरों को श्याम पट्ट पर ही उनके नीचे लिखवाया जाता है, अब एक विधि आपने पढ़ी होगी मॉन्टेसरी विधि, ठीक है? मॉन्टेसरी विधि में क्या होता है? ये तो पढ़ा है मॉन्टेसरी, कि नहीं पढ़ा है? मॉन्टेसरी विधि में नेत्र, कान और हाथ इसके प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। कहां पर काम आती है विधियां? आपने पढ़ी क्या बीएड एसटीसी में? नहीं पढ़ी ना, तो आपके काम की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहां पर काम आती है? एनटीटी टीचर्स में, जिसको कहते हैं प्री प्राइमरी टीचर्स। जो क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो देखो सबसे पहले बच्चा जाता है प्ले ग्रुप में, यदि आप बच्चे को डालते हो प्राइवेट स्कूल में, फिर वो प्ले ग्रुप के बाद में कहां पर आ जाएगा? केजी में, फिर वो कहां आएगा? नर्सरी में, और फिर आएगा पहली में। और कई बार तो वो केजी की बजाय प्री केजी भी कर देते हैं। समझ में आ रही? जब ये बच्चा 4 साल में एक ही काम करके आता है कि मॉन्टेसरी विधि से वो लिख के आता है। 3 इंद्रियों को सजग बना रहे हैं, पहला कान को, नेत्र को और हाथ को। कान से सुनता है, नेत्र से देखता है और हाथ से क्या करता है? लिखता है। तो ये मॉन्टेसरी विधि होती है। लिखे, इस विधि में नेत्र, कान और हाथ के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है एवं इसमें पहले श्याम पट्ट पर अक्षरों पर अंगुली संचालन के बिना उन पर पेंसिल से अनुवर्तन कराया जाता है। समझ में आ गई क्या लिखा? पेंसिल के बिना क्या करवाया जाता है? अनुवर्तन कराया जाता है। क्या लिख रहे हो ऐसे? अब ये छोटा बच्चा है वो क्या करता है? ऐसे करते मिलाओ इसको, बैठे ये ऐसे मिलाता है, फिर ये ऐसे करता है। ये ब्लैक बोर्ड पर नहीं होता है। पेंसिल जो होती है ना, पेंसिल से क्या अंगुली संचालन ऐसे कभी नहीं होता, यूं थोड़ी होता है। पेंसिल दी जाती है उसको, और पेंसिल से वो क्या करवाता है? फिर उसका अनुवर्तन कराता है। समझ में आ रही है? तो ये विधि कौन सी होती है आपकी? मॉन्टेसरी विधि। बड़ा विस्तृत विषय होता है कोई भी। समझ में आ गई मेरी बात? तो बहुत भाई मनुष्य बुद्धि है, इसलिए बहुत छोटी से छोटी चीज के बारे में बहुत विस्तृत रूप से विचार किया गया है। समझ में आ रही है? आप खुद ही देख लो कि कितना बड़ा विषय है आपके बीएड और एसटीसी में है, और बिना प्रशिक्षण के हम ये चीज करा नहीं सकते। तो ये विषय आपका एक्चुअली बीएड का होता है, और एसटीसी का होता है एनटीटी टीचर्स का होता है, और हर एक के लिए अलग है। पहली स्टेज होती है एनटीटी प्री प्राइमरी, दूसरी होती है एसटीसी प्राइमरी, तीसरी होती है बीएड जिसको कहते हैं माध्यमिक, और फिर बीएड के बाद में चौथा विषय होता है एमएड। ये इतना काम हम लोग करते हैं, तब आप कहीं जाके एक प्रशिक्षित, और आगे भी जाओगे ना तो इसके बाद में भी नेट आता है और पीएचडी आती है। तो ये इतना काम जब कोई अपन करते हैं ना, ये तब हम क्या होते हैं? वो प्रशिक्षित होते हैं। समझ में आ रही है ना? तो ये आपके 4 प्रकार के जो कौशल है वो मैंने आपको बताया। अब ये तो मैं कह ही नहीं सकता कि यही आएंगे, अपनी कोई वो पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने की तो गारंटी होती है, लेकिन ये क्या गारंटी होगी कि इसमें से ही आएंगे? लेकिन आपको बीच बीच में पढ़ाते हुए बताया कि इस प्रकार के सवाल लगभग बनते हैं, और इसके लिए हमको इसी रूप में क्या करनी होती है? अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। देखो, विषय शुरू किया, विधियों में प्रवेश से पहले मैंने बहुत कुछ चीज लिखाई, उसको कंफर्म करना। जो मैंने छुड़वाई वो भी बता देता हूँ। मैंने छुड़वाया है क्लास 6, 7 और 8 इसकी किताबें। कोशिश करना कि 6ठी, 7वीं, 8वीं की जो किताबें होती है उसमें जो टॉपिक होता है छात्र के लिए, वो जरूर पढ़ के जाना। ठीक है? ये नहीं पढ़ोगे तब भी चल जाएगा, उसको पढ़ना है। अब एक तो ये तुमको करना है। मोस्टली जो जितने भी 12 सवाल आते हैं ना साहब, 10 सवाल तक यहाँ पर आपके कवर हो जाते हैं। ये देखा गया है, गारंटी नहीं है कोई भी। मैं तो पहले से पढ़ा के आपको कह रहा हूँ कि एक भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ठेका थोड़ी लिया पेपर बढ़ाने का, इसलिए। लेकिन अपनी तैयारी इस रूप में होनी चाहिए। ठीक है? निर्देशन हो सकता है। ठीक है? अब कुछ चीजें बच गई। जैसे जो चीज बच गई, वो पहली चीज बच गई मूल्यांकन। ठीक है? एक चीज आपकी, और वो मूल्यांकन एक अलग तरीके का है, वो लिखाऊंगा अभी। एक चीज बच गई श्रव्य और दृश्य सामग्री, वो आप लोग अधिगम के साधन आप जिसको बोलते हो। ठीक है? तो इसमें मेरे को ज्यादा वो डिटेल की आवश्यकता नहीं, सीधे साधन लिखाने हैं। एक जो तीसरी चीज होती है वो आपके कोर्स में है पाठ्य पुस्तक। किताबें कैसी होनी चाहिए? रोचक हो, मौलिकता हो, प्रभावशालीता हो, कुछ पॉइंट आउट होता है वो मैं भी लिखा दूंगा। और एक चौथा लास्ट इसमें बच गया, उपचार अथवा निदान क्या चीज। यद्यपि उपचार और निदान हम शुरू से ही करके आए हैं,
क्योंकि जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा है तो वहीं से मैंने आपको उपचारात्मक और निदानात्मक कराना शुरू किया है। ठीक है, अब एक एक टॉपिक को ये टॉपिक आपके बचे हुए हैं बहुत। इसमें सबसे बड़ा टॉपिक आपका कौन सा है? मूल्यांकन का। तो आपका अगला बिंदु रहेगा मूल्यांकन का, लिखेंगे मूल्यांकन। एक सवाल आता है इसमें से, ठीक है। और मूल्यांकन कभी भी, मेरा ऐसा मानना है, किताब वाले का नहीं, मूल्यांकन कभी भी छात्र का नहीं होता है। कक्षा कक्ष में हमेशा ही जो मूल्यांकन होता है ना, वो पता है किसका होता है? कभी भी छात्र का नहीं होता है, वो शिक्षक का ही होता है। कारण बताऊं, क्योंकि छात्र यदि डी ग्रेड ला रहा है तो छात्र का मूल्यांकन नहीं है, आपने तो छठी से फिर भी 7वीं में बिठा दिया उसको। मूल्यांकन किसका किया गया? शिक्षक का। और आपको गवर्नमेंट कह रही है कि इसके डी ग्रेड में जितने भी टीचर है पकड़ो इनको, फेंको बाड़मेर। समझ में आ रही है? तो वास्तविक रूप से मूल्यांकन का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? छात्र के ऊपर नहीं पड़ा, किसके ऊपर पड़ रहा है? शिक्षक का। कक्षा कक्ष में छात्र का मूल्यांकन कम होता है, अधिक मूल्यांकन किसका होता है? शिक्षक का। समझ में आ रही? और इस ये मतलब ये नहीं है मूल्यांकन, अभी हम मूल्यांकन को दो तरीके से होता है। पहला मूल्यांकन होता है परिमाणात्मक, आज भी चलता है, और दूसरा मूल्यांकन होता है गुणात्मक। लेकिन कक्षा कक्ष में मूल्यांकन की अवधारणा मात्र किसके ऊपर टिकी होती है? गुणात्मक के ऊपर। लेकिन परिमाणात्मक भी चलता है। परिमाणात्मक जो मूल्यांकन का प्रधान केंद्र क्या होती है? परीक्षा। मौखिक कह दो चाहे लिखित कह दो। समझ में आ रही है मेरी बात? गुणात्मक जो मूल्यांकन में छात्रों की रुचि, ये पहली से 5वीं जो मूल्यांकन चल रहा है वो कौन सा है? परिमाणात्मक, नहीं गुणात्मक। और छठी से 10वीं तक का मूल्यांकन कैसा चल रहा है आपका? अभी भी नंबरों में उलझे हुए हैं। और इधर ये, अब पहले लाइन लिखते हैं ताकि पता पड़े कि लिखना क्या है। लिखे मूल्यांकन शब्द दो शब्दों के योग से बना है। मूल्यांकन शब्द दो शब्दों के योग से बना है। तो मूल्यांकन शब्द कितने शब्दों के योग से बनता है? 2 से। नंबर 1 पहला लिखेंगे मूल्य, नंबर 2 अंकन। पहला है मूल्य और दूसरा क्या हो गया? अंकन। अब लिखेंगे आगे, जिसका सामान्य अर्थ है, जिसका सामान्य अर्थ है मूल्य का अंकन करना। जिसका सामान्य अर्थ है मूल्य का अंकन करना। किंतु शैक्षिक क्षेत्र में मूल्यांकन शब्द का बड़ा ही शैक्षिक क्षेत्र में मूल्यांकन शब्द का बड़ा ही व्यापक अर्थ है, जिसके अंतर्गत शैक्षिक क्षेत्र में मूल्यांकन शब्द का बड़ा ही व्यापक अर्थ है, जिसके अंतर्गत छात्र के ज्ञान की सीमा के निर्धारण, छात्र के ज्ञान की सीमा के निर्धारण के साथ साथ उसकी रुचियों, कार्यक्षमताओं, व्यवहारों एवं आदत तथा बुद्धि की प्रगति को आंक कर एक गुणात्मक निर्णय दिया जाता है। ठीक है, देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है। मूल्यांकन का संबंध कोरे परिमाण से नहीं होता। ये कोई किराने की दुकान नहीं है कि आपने 10 रुपए में कोई चीज खरीद ली। समझ में आ गई? शैक्षिक क्षेत्र में मूल्यांकन का बड़ा ही व्यापक अर्थ होता है। और वो क्या कह रहा है कि मूल्यांकन में आप कोई भी चीज का ज्ञान ही नहीं नाप रहे हो, बल्कि उस बच्चे की रुचि है, आदत है, व्यवहार है, उसकी कार्य क्षमताएं और उसकी बुद्धि की प्रगति और ज्ञान, इन सबको हम देख रहे हैं। और इन सबको देखकर हम जो निर्णय कर रहे हैं वो कभी भी परिमाण का नहीं है, वो हमेशा किसका होता है? गुणात्मक। यदि आपने इंटर्नशिप की है तो वहां पर मेरे को ये पता है कि इंटर्नशिप के अंतर्गत आपको ये कहा जाता है कि तुम सीसी की डायरी भरो। और यदि सीसी की डायरी भरते हो तो बच्चे का मूल्यांकन देखो कैसे है। पहला विषय हिंदी है, उसमें चल रहा है ऐसे 1, ऐसे कक्षा पहली से 5वीं। और ऐसे 1 में सबसे पहले लिखा हुआ है वहां ज्ञान। यहाँ लिखता हूं, ये आपका ऐसे 1, उसमें आप हिंदी का मूल्यांकन कैसे कर रहे हो? इसमें लिखा हुआ है ज्ञान, या है छात्र का नाम, मान लो कोई भी नाम है छात्र का। ठीक है, अब ज्ञान, अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति, रुचि, आदत, व्यवहार, ऐसे करके 5-7 पॉइंट है वहां। और यहाँ खन्ने बना हुआ है ABC ओवरऑल योग, ऐसे। अब मान लो मैंने एक पहली क्लास के विद्यार्थी को पढ़ाया, ये पढ़ाया अब मैं उसका ऐसे 1 में टेस्ट ले रहा हूं समझ में आ रही है? अब कुछ विद्यार्थी, मान लो पहला विद्यार्थी है मेरा, ठीक है, सोहन। अब वो मैंने उसको ज्ञान दिया, क्या वो उसने ग्रहण किया कि नहीं किया? लिखना नहीं है, ज्ञान दिया, मतलब ये है, क्या वो उसको पहचान पा रहा है कि नहीं? मान लो वो थोड़ा पहचान पा रहा है तो मैंने उसको लिख दिया B ग्रेड। मान लो वो बिल्कुल नहीं पहचान पा रहा है तो C।
मान लो वो पूरा पहचान रहा है तो वो किसमें चला गया? ए। देखना हिंदी का मूल्यांकन कैसे होता है। पूरा क्या पहचानने से मूल्यांकन थोड़ी हो रहा है कोई। फिर ज्ञान के बाद में आ गया अर्थ ग्रहण। अर्थ ग्रहण का मतलब इसको देख के वो इसके अर्थ को समझ रहा है कि अ लिपि चिन्ह है आपका, और अर्थ ग्रहण के लिए आप उसको शब्द दे रहे हो कि अ से अनार लिख दिया, और वो कह रहा है कि अब इसको देख के, अनार को देख के वो बोल रहा है ये है, पे गोला कर रहा है, तो उसको पूरा ज्ञान है, वो किसमें चला जाता है? ए में। बिल्कुल नहीं है तो वो किसमें जाएगा? और थोड़ा थोड़ा बोल रहा है तो भी। अभिव्यक्ति कर रहा है क्या? की 50 शब्द लिख रहे हैं और उसमें देख के बोल रहा है क्या? क्या बोल रहा है? थोड़ा थोड़ा बोल रहा है साहब की भी। रुचि, हिंदी पढ़ा रहे हो तो हिंदी पढ़ा रहे हो तो बच्चे की रुचि यहाँ बैठने में है कि नहीं है कि बोल रहा है कि बाथरूम करने जाऊं, पानी पीने जाऊं, या इधर देख रहा है। मान लो बच्चे की रुचि नहीं है, जब रुचि नहीं है तो वो क्या करेगा? ये रुचि के द्वारा मूल्यांकन किसका किया जा रहा है? शिक्षक का, कि वो रुचि बच्चे में डाल पा रहा है कि नहीं डाल पा रहा है। आदत बनी कि नहीं? जब आदत मान लो थोड़ी थोड़ी बन गई तो उसके व्यवहार में आ गई। अब वो कह रहा है हिंदी का ओवरऑल मूल्यांकन बताओ कितना? ए कितने है? 2, बी कितने हो गए? 3, और सी कितना है? 1। तो ओवरऑल जो इसका मूल्यांकन हिंदी में उसका कौन सा हो गया? बी। समझ में आ रही है? यदि वो सब ए में ही चल रहा है तो उसका ओवरऑल मूल्यांकन क्या होता है? ए। मान लो कुछ नहीं कर रहा है, यही कर रहा है, तो इसका ओवरऑल मूल्यांकन सी है, लेकिन सी मूल्यांकन छात्र का नहीं है, वो किसका है? शिक्षक का। इसका मतलब वो न तो ज्ञान दे पाया, न अर्थ ग्रहण करवा पाया, यानी अपने शिक्षण की योजना में वो क्या करे? सुधार करे। समझ में आ रही है? तो मूल्यांकन एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो न केवल छात्र से जुड़ी रहती है बल्कि किससे जुड़ी रहती है? शिक्षक से भी। तो छात्र के तो व्यवहार में मूल्यांकन के द्वारा क्या हो रहा है? परिवर्तन। समझ में आ रही है? सीखने के सतत जो अनुभव, इसके माध्यम से वो जब सीख रहा है तो छात्र में तो क्या किया जा रहा है? मूल्यांकन के माध्यम से क्या कर रहे हो आप? व्यवहार में परिवर्तन। और यदि शिक्षक के को आप क्या बता रहे हो कि आपकी शैक्षिक जो पृष्ठभूमि है वो उचित है या नहीं है। समझ में आ रही है? तो मूल्यांकन पूरा छात्र का नहीं होता है, किसका होता है? कक्षा कक्ष में छात्र का तो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, और शिक्षक की योजना में ये बताया जा रहा है कि वो सही है या गलत है। ठीक है, तो लिखेंगे आप। लिखे, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। पैराग्राफ चेंज करना। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन हुए हैं अथवा नहीं। जो हमें यह बताती है कि छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन हुए हैं अथवा नहीं। समझ में आ गई क्या था? पहली छठी क्लास में जैसे ही घुसा तो मेरी तो योजना निश्चित है ना, मैं पाठ पढ़ाऊंगा पहला, और पहले पाठ में मैं अकारांत पुल्लिंग का ज्ञान दूंगा। जब मैं उनको लास्ट में पूछ रहा हूं अकारांत शब्द बताओ और बोल रहा हूं, तो क्या उसमें वो परिवर्तन देखे जा रहे हैं या नहीं देखे जा रहे हैं कि वो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो मूल्यांकन हमें यह बता रहा है कि छात्र के व्यवहार में कुछ परिवर्तन। व्यवहार का मतलब मुक्का मारना थोड़ी है भैया, समझ ये मैं थोड़ी कराऊंगा। मेरा तो मतलब यह है कि मैं राम लिख रहा हूं और यदि पढ़ा रहा हूं ये शब्द अकारांत है तो सोहन शब्द भी अकारांत है, ये उसको ज्ञान होना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन हुए हैं अथवा नहीं, या आगे लिखो या किस सीमा तक अपेक्षित परिवर्तन हुए हैं, या किस सीमा तक अपेक्षित परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, अपेक्षित परिवर्तन हुए हैं। देखो बहुत बढ़िया है ये, मतलब बीएड एक ऐसा विषय है जो एक पूरा कंक्लूसिव ढंग से पढ़ते हैं ना तो आप कभी भी थर्ड ग्रेड टीचर नहीं बनते, ये मेरा दावा है। समझ में आ गई? या सेकंड ग्रेड नहीं बनते या लेक्चरर नहीं बनते यदि आप बीएड ढंग से पढ़ लेते तो। पता है फिर आपकी दृष्टि कहां जाती? सीधा जो ढंग से बीएड पढ़ता है ना वो हमेशा वो यही कहेगा कि मेरे को आगे एमएड करना है। हमने बीएड को ढंग से नहीं पढ़ा, इसीलिए हमारी बुद्धि वहां तक गई नहीं। समझ में आ रही है? और आपको ये समझ में आता कि बीएड का विषय ये नहीं होता कि पढ़ना क्या है, बीएड का विषय होता है पढ़ाना कैसे है। समझ में आ रही? परिवर्तन हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, और जितने भी हुए वो कितने हुए ये निकालना, इसको कहते हैं सर्वे विधि। विधियां चलती है वहां, प्रश्नावली विधि, सर्वे विधि, साक्षात्कार विधि। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये परिवर्तन किस सीमा तक हुए ये हमें कौन बता रहा है? तभी तो आप कह रहे हो कि मैं 5 में से 3 नंबर दे रहा हूं, तभी तो आप कह रहे हो मैं 5 में से 1 दे रहा हूं। ये आप क्या बता रहे हो कि इसका अपेक्षित परिवर्तन 1 नंबर तक ही हुआ है और इसका अपेक्षित परिवर्तन कितने नंबर तक हो गया? 5 तक हो गया। समझ में आ रही है? तो ये आगे लिखेंगे अगला। एक तो शिक्षक के लिए, छात्र के लिए तो ये हो गया। अब आइए शिक्षक के लिए लिखाता हूं, वो आगे लिखे मूल्यांकन जहां कंटिन्यूस मूल्यांकन जहां छात्रों में व्यवहार परिवर्तन की जांच करता है, मूल्यांकन जहां छात्रों में व्यवहार परिवर्तन की जांच करता है, वही शिक्षक को भी अपने शिक्षण कौशल अथवा शैक्षिक क्रियाओं में सुधार के लिए दिशा निर्देश देता है।
शैक्षिक क्रियाओं में सुधार के लिए दिशा निर्देश देता है, जिससे जिससे उपचारात्मक निर्देशन किया जा सके, जिससे उपचारात्मक निर्देशन किया जा सके। सारी चीजें आ गई जो हम शब्दों में कहना चाहते हैं। जिस किसी विद्यार्थी को हिंदी समझनी है ना, तो या तो वो मनोविज्ञान पढ़ो या शिक्षण विधि पढ़ो, तुम्हारी हिंदी बहुत मजबूत हो जाएगी। नहीं तो हम हिंदी के भी जो शब्द होते हैं वो अंग्रेजी ट्रांसलेशन करके समझते हैं। अधिगम, अभी पूछा अधिगम किसको कहा था, तो हर टीचर आता है रटाता है तुमको अधिगम मतलब व्यवहार में परिवर्तन, इसलिए हमको याद हो गया व्यवहार में परिवर्तन। नहीं तो नहीं पता पड़ता कि अधिगम का मीनिंग क्या होता है। और हम बोलते हैं अधिगम इट मींस ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग। समझ में आ गई? एक सीखने का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया, वो अधिगम मीनिंग यही होता है इसका। लेकिन उस सीखने की प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तन कहां हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है व्यवहार में। इसलिए हम सीधा उत्तर ढूंढ रहे हैं कि अधिगम का मीनिंग क्या हो गया। अधिगम का मीनिंग व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। अरे ये तो तुमने कर दिया, लेकिन शिक्षक के लिए वो क्या बता रहा है कि आपकी शैक्षिक क्रिया उचित है या नहीं है। यदि है तो इन्हीं को प्रयोग करते रहो, और यदि नहीं है तो क्या कीजिए, आप अपना स्वयं का क्या निर्देशन करो, उपचार। यानी मेरे को सवाल देना तो एक भी सवाल नहीं कर पाओगे आप। समझ आ रही है? क्योंकि विषय है ना, तो विषय है तो विषय से सवाल पूछते हैं। तो मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है बताओ, अब बताना कैसी प्रक्रिया होती है, निदानात्मक होती है या उपचारात्मक होती है? दोनों ही है। क्यों है? क्योंकि मूल्यांकन के माध्यम से हम पहले तो स्वयं का निदान कर रहे हैं। हम स्वयं की कमजोरियों को किसके माध्यम से निकाल रहे हैं? छात्र के माध्यम से। और जैसे ही कमजोरी निकली तो हम 5 में से सारे विद्यार्थियों के 1 नंबर ही आ रहे हैं, तो ये तो निदान हो गया मेरा। अब मैं वो कह रहा है कि पढ़ाने में क्या करो, सुधार। तो वो कौन सा निर्देशन किया जा रहा है? उपचारात्मक। समझना? हर विषय जाकर आपके नई वैज्ञानिक तकनीकी विधि से ही लगेगा, जिसको आप क्या कहते हो, निदानात्मक और उपचारात्मक। इसलिए नवीनतम विधि मानी गई है। चलिए आगे लिखेंगे। समझ में आ रहा है जो कर रहे हो? वो बहुत बड़ा विषय होता है, छोटा विषय नहीं है। चलिए लिखेंगे अब आगे 1-2 लाइन और लिखेंगे। लिखे व्यक्तित्व, लिखेंगे व्यक्तित्व के व्यापक परिवर्तनों, व्यक्तित्व के व्यापक परिवर्तनों तथा व्यक्तित्व के व्यापक परिवर्तनों तथा शैक्षिक उद्देश्यों तक ही, शैक्षिक उद्देश्यों तक ही मूल्यांकन सीमित नहीं है। शैक्षिक उद्देश्यों तक ही मूल्यांकन सीमित नहीं है, अपितु यह छात्र की बुद्धि, यह छात्र की बुद्धि विकास, छात्र की बुद्धि विकास, विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान, व्यवहार परिवर्तन एवं छात्र के आकलन, एवं छात्र के आकलन को भी, छात्र के आकलन को भी प्रस्तुत करता है। छात्र के आकलन को भी प्रस्तुत करता है। पता है आपके ये 5 साल हो गए, 4था साल चल रहा है सीसीई का। कौन सा साल चल रहा है? ये 4था। आप किसी भी गवर्नमेंट टीचर को जाके ये पूछोगे ना भी कि ये जो बच्चा 4थे में पढ़ रहा है, उसको किसी भी टीचर बहुत मेहनत करते हैं। जो सरकारी टीचर होते हैं ना साहब, बहुत मेहनत करते हैं। प्राइवेट वाले इतना मेहनत कभी नहीं कर सकते, नहीं करते हैं वो। आपको दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? आपको इसलिए दिखाई नहीं देता है क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि वहां पर शिक्षक एक ही काम करता है। एक नहीं करता है, वो हजारों काम करता है वहां बैठे बैठे, जिसमें एक काम उसका क्या होता है? मूल्यांकन। पता है वो क्या करता है? और आप उसको कहोगे ना इस बच्चे की पहली क्लास की क्या रिपोर्ट है, वो पता है उसी क्षण आपको उत्तर दे देगा। और यदि आप प्राइवेट विद्या स्कूल में जाके बोलोगे ना कि इस 4th क्लास के बच्चे का, यदि मैं मेरे बच्चे का प्राइवेट में यदि कहूं कि इसकी पहली क्लास का रिपोर्ट कार्ड बताओ, वो मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो कंप्यूटर में फीड है, पता नहीं वो फेंक देते हैं, क्या करते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में पहली से 5वीं तक का एक पोर्टफोलियो बनता है। समझ में आ गई? और वो जो पहली क्लास का जो विद्यार्थी है ना, वो 5वीं तक वही फाइल चलती है उसकी। जो काम उसने पहली में किया उसके ऊपर दूसरी चढ़ती है, दूसरे में किया तीसरी, फिर 4थी और 5वीं। आप उसको बोलोगे ना कि इसके पहली क्लास के SA1 में कौन सा ग्रेड है, वो 1 मिनट में खोल के बता देगा कि इसका SA1 में C ग्रेड था साहब पहली क्लास में। क्यों? क्योंकि एक ही फाइल, इसको अपन कहते हैं पोर्टफोलियो। हर बच्चे का पोर्टफोलियो अलग बना हुआ है। समझ आ रही है? और उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। ऐसे सवाल आते हैं। आप क्या समझ रहे हो? जो पढ़ाएंगे वो आएंगे, एक भी नहीं आएगा। कारण बता रहा हूं। जो एक सरकारी विद्यालय का जो शिक्षक होता है ना, पेपर वही बनाता है, और वो बनाएगा तो वही बनाएगा जो विद्यालय में व्यवस्था चलती है। उसको कोई मतलब नहीं कि बीएड में क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया SIQE की फुल फॉर्म बताओ, जबकि लेना देना ही नहीं, वहां सिलेबस में तो SIQE है ही नहीं। कभी पूछ रहे हैं कि 45 घंटे में संस्कृत का पीरियड कितने दिनों तक चलता है, लो बताओ। तो आपकी व्यवस्था विद्यालय से संबंधित है, तो आपका उत्तर भी किसका होना चाहिए? विद्यालय का। समझ आ रही है? हम लोग किसमें लगे रहते हैं? गाइडों में और सिलेबस को कवर करने में। और गाइड बनाने वाला हमको पता लगता है कि वो तो कोई अध्यापक है ही नहीं। मेरे को कोई कहे ना गाइड बनाना है, तो मैं सिरे से खारिज कर देता हूँ। क्यों? कि नहीं बनाऊंगा, टाइम ही नहीं है, कहां से बनाऊं। समझ में आ रही है मेरी बात? ये तो वही करेगा जिसके पास क्या होता है? समय ही समय।
किसी भी सरकारी टीचर के पास इतना समय नहीं होता कि वो ये काम कर दे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो फैक्टनेस फाइल है आपकी, ठीक है, क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ आदमी हूं तो वो बात करूंगा मैं। तो कौन सी फाइल बनती है, नाम ध्यान रखना, पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो पहली से 5वीं तक की बनती है, 6ठी से 8वीं में अभी व्यवस्था लागू नहीं की है। और वो पोर्टफोलियो फाइल जो होती है वो किसका केंद्र होती है? छात्र के मूल्यांकन का। समझ में आ रही है? चलिए अब लिखो मूल्यांकन के उद्देश्य। अरे आप क्यों चाहते हो मूल्यांकन करें? जब सरकार ने बोल दिया कि हम 8वीं तक तो किसी को फेल करेंगे ही नहीं, तब मूल्यांकन की जरूरत क्या है? ठीक है ना, मूल्यांकन की जरूरत ही नहीं है तब तो। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली में भले वो डी ग्रेड का होने एक है, वो दूसरी में जाई गई। छठी में भले उसका मैं तो कह रहा हूं फेल है, तब भी वो किस में जाएगा? जब वो बोल ही रहे हैं ना, भले 5वीं बोर्ड है तब भी वो 5वीं में फेल बच्चा किस में जाएगा? छठी में। बात ही खत्म हो गई। तो क्यों मूल्यांकन किया जा रहा है? तुम में से एक भी ऐसा विद्यार्थी है क्या जो ये ताकतपूर्वक बोल दे कि मैं स्कूल में जाके किसी भी 5वीं के बच्चे को या छठी के बच्चे को फेल कर दूंगा? है क्या कोई भी? बोलो, कोई कर सकते हो? जबकि आपको पता है कि उस बच्चे का कितना नंबर है, करके बताओ फेल करोगे? नौकरी करनी है नहीं करनी है? जो फेल करेगा वो पहले ही क्लास से बाहर चला जाए, क्योंकि बाद में भी जाओगे तो पहले यहीं से चले जाओ। फेल कर सकते हो तो फिर तुम क्या करोगे वहां? मैं तो कह रहा हूँ 0 नंबर ला रहा है, फिर क्या करोगे? है? आपको पता है कि ये बच्चे के छठी में हिंदी में 0 आए, फिर भी आपको तो उठा के कहां डालना है उसको? वार्षिक में भी 0 आए हैं। अब बताओ क्या करोगे आप? है? विचित्र विचित्र मुंडे मुंडे मधुर भिन्ना। संस्कृत में हम कहते हैं कि विचित्र विचित्र प्राणी, विचित्र विचित्र स्थितियां, विचित्र विचित्र परिस्थितियां। कैसी विचित्र परिस्थिति है? 0 नंबर वाला आदमी वो 7वीं में जाएगा, जाएगा ही, कुछ नहीं कर सकते। मरेगा कौन? ये टीचर मैं नहीं, आप, क्योंकि आप बनने जा रहे हो। मैं अनुभव ले चुका हूं, इसलिए मैं 0 वाला काम करता ही नहीं हूं। समझ में आ रही मेरी बात? तो मूल्यांकन के माध्यम से तुम लोग थक गए इसलिए ऐसी चुटकुला सुना दिया। समझ में आ रही है? तो मूल्यांकन के उद्देश्य निहितार्थ होते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? अगर किसी के 0 नंबर आ रहा है तो उसका आधार रेखा मूल्यांकन जब किया जाता है जुलाई में, तब आप उसको रखते हो सी ग्रेड में। क्या रखते हो? सी ग्रेड। सी ग्रेड में रखने का मतलब जुलाई में ये होता है कि आप उसको पृथक शिक्षण योजना बनाते हुए पढ़ाएंगे, और ऐसे बच्चों को आपको 1-2 महीने में कहा लाना है, और ए बच्चों के लिए आपकी पृथक योजना बनेगी। लेकिन आपका ध्यान कहां पर केंद्रित रहेगा? ए को तो कहा खाई में थोड़ी ले जाना है, सी को ए में लाना है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये अर्थ है। लेकिन मूल्यांकन के उद्देश्य, लेकिन नंबर 1 मूल्यांकन का पहला उद्देश्य सब एक जैसे दिखेंगे। स्वयंवर का मीनिंग बताइए। स्वयं किसी वर को ढूंढना, वो क्या कहलाता है? 5 एग्जाम दिए, एक एग्जाम में कितने सवाल आए? 150। तो 150 इंटू 5 कितने? 750। और 750 में से देखो क्या बताया जा रहा है। तुम देखो मूल्यांकन किसे कहते हैं? वस्तुनिष्ठ परीक्षा। वो कह रहा है अ का उच्चारण स्थान बताओ, ये प्रश्न है। प्रश्न भी सामने, उत्तर भी सामने। समझ में आ रही है कैसी विचित्र परिस्थिति है? प्रश्न भी हमारे सामने है और वो कह रहा है उत्तर भी सामने ही है। ढूंढो इन चारों में से, ये वर है और ये 4 वधुएं हैं। समझ में आ रही है? और अब वो क्या बोल रहा है? कंठ, तालु, मूर्धा और दंत। प्रश्न भी सामने, उत्तर भी सामने। अब वो कह रहा है कि बेटा आगे आके इसकी मांग में सिंदूर भर दो, जो भी राइट है। यदि इस वर ने सही वधु का चयन करते हुए ए पे सही मांग भर दी तो उसका जीवन सफल है। क्यों सफल है? क्योंकि सही मांग भरी। अब यदि इसने डी पे भर दी तो क्या हो गया? हम क्या बोलते हैं? देखो मेरी बात, मैं विचित्र हूं, पहले ही बोल दिया आपको, ठीक है? मेरी भाषा साहित्य की रहती है। अब एक विद्यार्थी कहता है मेरे को कि साहब मैं 1 नंबर से रह गया। मैंने कहा बेटा तूने तेरे वधु की मांग गलत भर दी। घर में एक यदि लुगाई सही, लुगाई मतलब स्त्री सही आती है तो जीवन साफल्य हो जाता है, और एक गलत आती है तो वो पूरी जिंदगी क्या कर देती है? खराब। तो तूने तेरी एक स्त्री का चयन गलत कर दिया, इसलिए पूरी जिंदगी खड्डे में जा। समझ में आ रही है? इसका तात्पर्य क्या हो गया? तात्पर्य ये हुआ कि मूल्यांकन देखो कैसे किया जा रहा है, वो सोचो आप। प्रश्न भी हमारे सामने होता है, उत्तर भी हमारे सामने होता है, और वो फिर भी कह रहा है अब आप है तो ढूंढो, और आंख भी सामने गड़ाए रखते हैं हम। समझ में आ रही है? तो ये इसको कहते हैं मूल्यांकन। हर चीज सामने आ रही है आपके, और बस अब तारतम्यता, एकाग्र चित्तता होनी चाहिए। ठीक है? अब आप लिखोगे ये चीजें। तो मूल्यांकन शब्द बड़ा ही क्या होता है? व्यापक होता है। देखते हैं, अभी मेरे को पता नहीं है मैं क्या लिखूंगा आगे, लेकिन जो भी लिखूंगा वो इसी रूप में आएगा। आपका हेडिंग होगा मूल्यांकन के उद्देश्य। उद्देश्य का सवाल आता है, इसलिए पहला उद्देश्य लिखोगे। मूल्यांकन का उद्देश्य पास करना है क्या? तो है निर्णय, किसका निर्णय लोगे? छात्र का। मैं तो कह रहा हूं आपका शैक्षिक क्षेत्र में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला उद्देश्य लिखो। अरे उद्देश्य ही नहीं, उद्देश्य लिखो नंबर 1। पहले शिक्षक के लिए लिखा रहा हूं, लिखे शिक्षण में वांछित सुधार लाना। पहला उद्देश्य शिक्षण में वांछित सुधार लाना, अथवा शैक्षिक उद्देश्यों को
शिक्षण में वांछित सुधार लाना अथवा शैक्षिक उद्देश्यों को स्पष्ट करके उसकी प्राप्ति का स्तर बताना। शैक्षिक उद्देश्यों को स्पष्ट करके उसकी प्राप्ति का स्तर बताना। ये मूल्यांकन का पहला उद्देश्य हो गया। क्या कि शिक्षण में वांछित सुधार लाना। भैया मूल्यांकन करोगे तो शिक्षक के लिए क्या आ रहा है कि गलत आ रहा है, क्या सुधार करो। और शैक्षिक उद्देश्य जो हमने निश्चित किए वो प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं हुए। यदि हुए तो आगे बढ़ो, नहीं हुए तो उसको प्राप्त करने का प्रयास करो। नंबर दूसरा उद्देश्य लिखे छात्र के लिए लिखेंगे छात्र के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों का ज्ञान कराना। छात्र के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों का ज्ञान कराना। जब बोल ही रहे हैं कि मूल्यांकन का मीनिंग क्या होता है, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, तो छात्र के व्यवहार में परिवर्तनों का ज्ञान कौन करा रहा है, मूल्यांकन। तो छात्र में व्यवहार संबंधी परिवर्तनों का ज्ञान कराना। तीसरा लिखें छात्रों की भावी उपलब्धियों के संबंध में भविष्यवाणी करना। छात्रों की भावी उपलब्धियों के संबंध में भविष्यवाणी करना तथा उन्हें शैक्षिक अथवा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। समझ में आ गई। छात्र की भावी भविष्यवाणी एक शिक्षक ही करता है और उसको व्यावसायिक और शैक्षिक निर्देशन कौन देता है, शिक्षक। अगला लिखें नंबर 4 जो भी है लिखें अगला छात्र की कमजोरियों को उससे अवगत कराना। छात्र की कमजोरियों को उससे अवगत कराना तथा उसका निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण करना। तो ये कुछ मूल्यांकन के बहुत सारे होते हैं, उसमें 2-4 पॉइंट मैंने लिखा दिए और इसको अपने को ध्यान में रखते हुए लेना है। ठीक है भाई, तो ये आपके मूल्यांकन में है। अब हेडिंग लगाएंगे मूल्यांकन की विशेषता। तो मूल्यांकन की जो विशेषता अपना हेडिंग रहेगा और मूल्यांकन की विशेषता आप हेडिंग लगाओ नंबर 1 पहला लिखेंगे मूल्यांकन की विशेषता में। और आपका पहला मूल्यांकन की विशेषता में लिखिए गए गुणात्मक निर्णय। मूल्यांकन हमेशा आपका जो भी निर्णय देता है वो कैसा होगा, गुणात्मक निर्णय। ठीक है। दूसरा लिखें मूल्यांकन में वो लिखें मूल्यांकन के माध्यम से, लाइन लिखोगे मूल्यांकन के माध्यम से छात्र के संदर्भ में निर्णयात्मक प्रक्रिया होती है। यानी मूल्यांकन हमेशा क्या होता है, निर्णय देने वाला होता है। समझ में आ गई। तो मूल्यांकन हमेशा ही कैसा होगा, निर्णय देने वाला, इंपॉर्टेंट। गुणात्मक होता है और साथ में लास्ट में जाते जाते आपको क्या करेगा, निर्णय देगा, निर्णयात्मक प्रक्रिया। नंबर तीसरा लिखेंगे मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। सीधा पॉइंट आउट नोट कर लो। अंदर भले 100 लाइन लिखो इसकी। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, व्यापक है। क्यों है, क्योंकि वो छात्र की रुचि, आदत, व्यवहार, ज्ञान, अभिव्यक्ति हर तरीके का क्या करता है, वो मूल्यांकन। चौथा लिखेंगे नंबर 4 मूल्यांकन हमेशा कैसी प्रक्रिया होती है, बाल केंद्रित प्रक्रिया। मूल्यांकन हमेशा ही बाल केंद्रित प्रक्रिया होती है। नंबर 5 मूल्यांकन हमेशा ही कैसी प्रक्रिया होगी, सतत एवं निरंतर। मूल्यांकन हमेशा ही सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। मूल्यांकन हमेशा ही सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। लेकिन और छठा मूल्यांकन हमेशा ही उद्देश्यनिष्ठ होता है। मूल्यांकन कैसा होता है, हमेशा उद्देश्यनिष्ठ, हमेशा अपने उद्देश्यों पर ही आधारित होता है। बिना उद्देश्य के आप मूल्यांकन कर नहीं सकते। और मूल्यांकन हमेशा ही प्रक्रिया कैसी होती है, 1 मिनट लिखा हुआ है इधर देखते रहिएगा। मूल्यांकन चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, एक ऑप्शन होगा चिल्लाने का एक ऑप्शन यही होगा, वो पहले बता देता हूं कि और तेज हो जाएगा। मेरे को आराम से सुनाई देता है, एक आदमी बोलेगा तब भी सुनाई देगा। ठीक है, CWSN नहीं हूं, इसका मतलब कान से बहरा, पैर से लंगड़ा, आंख से अंधा और मुंह से गूंगा नहीं हूं। एकदम भगवान ने पूरा सब कुछ सही जगह लगा के भेजा है मेरे को। सारी चीज मेरी यथा स्थान है आज भी। समझ में आ रही है, इसलिए आप धीरे बोलोगे तब भी समझ में आ जाएगी। तो मूल्यांकन निर्णयात्मक प्रक्रिया है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, व्यापक है। मूल्यांकन कैसी है, बाल केंद्रित है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, सतत और निरंतर चलने वाली, लिखा हुआ है सामने। मूल्यांकन हमेशा कैसा होता है, उद्देश्यनिष्ठ होता है। बिना उद्देश्य के कभी मूल्यांकन किया ही नहीं जा सकता। समझ में आ रही है। और अंतिम मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया होती है, सामाजिक। किताब की भाषा नहीं रखनी है। सामाजिक प्रक्रिया क्यों होती है, क्योंकि कक्षा में मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है, हजारों छात्रों के बीच में होती है, इसलिए मूल्यांकन आपकी प्रक्रिया कैसी रहेगी, सामाजिक। ठीक है,
कुछ और भी है बहुत सारे पॉइंट, किताब में देखोगे तो आपको इसके कम से कम 50 पॉइंट मिल जाएंगे। हम एक सीधी सी बात यह है कि 50 में उलझना नहीं है, हमको उस चीज को परफॉर्मे में डालना है। ये जो मूल्यांकन है ना 70 पेज का किताब में कम से कम दे रखा है, कम से कम आपके शिक्षण विधियों में हम 70 पेज नहीं पढ़ सकते हैं, हम उनका सार रूप लेना चाहते हैं। समझ में आ रही? अब आइए आगे अगला, पर मेरा मूल्यांकन तो एसएस का है नहीं, मेरा मूल्यांकन साइंस का है नहीं, मेरा मूल्यांकन हिंदी का नहीं है, मेरा मूल्यांकन तो किसका होगा? संस्कृत। तो लिखोगे संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन, क्योंकि मेरे को तो संस्कृत में मूल्यांकन करना है, हिंदी में थोड़ी करूंगा मैं। तो मेरा मूल्यांकन संस्कृत का है, इसलिए आपका टॉपिक क्या होगा? संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन। ठीक है, अब पढ़ा दिया सारा, अब उत्तर चाहूंगा आपका मूल्यांकन सार्थक कब होगा? कब होगा? क्योंकि आपका उद्देश्य क्या होता है कक्षा में? पहले से आप 8वीं क्लास में घुसे तो पहले दिन घुसे तब आपका क्या उद्देश्य होता है? छात्रों को कितने कौशल में प्रवीण बनाना है? श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। छात्र संस्कृत को सुने भी, पढ़े भी, पढ़ के अर्थ भी समझे और लिखे। यहाँ तक आओगे तब आपका मूल्यांकन क्या होगा? अभी तक तो किताबों में घूम रहे हो, ये मूल्यांकन उद्देश्य निष्ठ होता है, वो होता है, वो होता है, लेकिन वास्तविक रूप से आपका मूल्यांकन आश्रित किस पे हो गया? आपके चारों ही कौशलों पे। लिखो अब भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। तो भाषा शिक्षण होता है, उसके कितने उद्देश्य होते हैं? 4। नंबर 1 श्रवण, नंबर 2 वाचन या भाषण लिख देना दोनों, वाचन अथवा भाषण, नंबर 3 पठन और नंबर 4 लेखन। ठीक है, लिखोगे संस्कृत भाषा में मूल्यांकन करते समय इन चारों कौशलों का, संस्कृत भाषा में मूल्यांकन करते समय इन चारों कौशलों का मूल्यांकन होता है। संस्कृत भाषा में मूल्यांकन करते समय इन चारों कौशलों का मूल्यांकन होता है तथा विद्यालय व्यवस्था में इसके लिए परीक्षा का आयोजन होता है। विद्यालय व्यवस्था में इसके लिए परीक्षा का आयोजन होता है। विद्यालय में परीक्षा किसे कहते हैं? एग्जाम को। और एग्जाम किसे कहते हैं? परीक्षा को। और परीक्षा और एग्जाम दोनों किसे कहते हैं? मूल्यांकन को। समझ में आ रही है? अब बताओ मूल्यांकन, परीक्षा और एग्जाम, इन तीनों का अर्थ क्या होता है? ये बड़ा, परीक्षा में उपसर्ग कौन सा है? और ईक्ष धातु है जिसका अर्थ होता है देखना। परी का मतलब क्या होता है? चारों। जब एक विद्यार्थी को चारों ओर से देखते हुए उसकी समीक्षा की जाती है तब आप उसको क्या कहते हो? परीक्षा। परी उपसर्ग का मीनिंग क्या होता है? और हम करते क्या है कि 5 सवाल बोल देते हैं कि इसके 5 में से 5 आ गई, 70 में से 68 आ गई, 70 में से 10 आ गई। हमने तो एक तरीका देखा है सिर्फ उसके लिखने का। समझ में आ रही है? तो परी का मीनिंग क्या हो गया? जब चारों ओर से देखते हुए छात्र का क्या किया जाता है? मूल्यांकन। और चारों ओर से देखने का मतलब क्या होता है? श्रवण, वाचन, पठन और कौशल। ठीक है, और परीक्षा कितने प्रकार की होती है? देखो, यह परीक्षा संस्कृत की लिखा रहा हूं, विज्ञान होती तो 3 आ जाती। लिखो, यह परीक्षा 2 प्रकार की है। परीक्षा कितने प्रकार की होती है संस्कृत में? 2। नंबर 1 पहली परीक्षा है मौखिक परीक्षा। पहली मौखिक परीक्षा है। बताओ मौखिक परीक्षा में आप लेते हो कि नहीं लेते हो? कभी मौखिक परीक्षा आपने लिया कभी? चलो मौखिक परीक्षा में मेरे को ये बताओ, 5 नंबर की मौखिक परीक्षा है, आप क्या करते हो? छात्र को क्या क्या देखते हो? इधर क्या रोल नंबर आ रहा है कि 1? ठीक है, चला जा, बैठ जाओ वापस। 5 में से 3 नंबर। ऐसे नहीं करते हो? तो सीखो करना ऐसे। नहीं सीखोगे, चलो कोई बात नहीं। तो जैसा सीखना चाहते हो वैसे बताओ, क्या क्या देखते हो? बोलने का तरीका वो तो वैसे बोलेगा ही, मुंह दिया है भगवान ने। मेरे जैसे को तो कोई आकर बोलता है कोई गाली तो उसको ज्यादा नंबर देता हूँ। कारण बताऊं, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि इसकी सृजनात्मकता अन्य विद्यार्थियों से ज्यादा है, ये ज्यादा सीख रहा है। वाकई में ऐसे बच्चे, उनका जो ध्यान होता है ना वो दूसरी तरफ डाइवर्ट करना पड़ता है, तो एक बहुत बड़ा काम होता है शिक्षा। अरे चलो वो छोड़ो, तुम तो मौखिक परीक्षा में क्या देखोगे ये बताओ आप। लिखो नंबर 1 छात्र के ज्ञान। मौखिक परीक्षा में आप क्या देखते हो? देखिए, छात्र के ज्ञान, अवबोध किसको कहते हैं? अर्थ ग्रहण को। छात्र के ज्ञान, अवबोध, अभिव्यक्ति। इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना आप ये मूल्यांकन के, कि मूल्यांकन में आप क्या क्या चीजें देखते हो? छात्र के ज्ञान, अवबोध, अभिव्यक्ति, उच्चारण, वाचन की गति, उसका उच्चारण, मात्रिक ज्ञान, उसको मात्रिक ज्ञान कितना है, ये सारी चीजें मौखिक परीक्षा के अंतर्गत देखी जाती। अर्थ नहीं आता है कभी भी, ऐसे नहीं पूछोगे कि श्लोकार्थ बता, नहीं। किताब ली, हिंदी की किताब ली कि पाठ पढ़, आप पाठ पढ़ते हुए बच्चे का क्या देख रहे हो? ज्ञान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वर्णों का अवबोध कितना कर रहा है?
अर्थग्रहण सारांश पूछ सकते हो। अभिव्यक्ति अवबोध में क्या जाएगी? अभिव्यक्ति। उच्चारण कैसा है, उसके वाचन की गति कैसी है, उसका मात्रिक ज्ञान कैसा है, ये सारा किसमें देखा जाता है? मौखिक परीक्षा में। बोलने का तरीका कैसा है, खड़ी रहने का तरीका कैसा है, ये सब अभिव्यक्ति। अब आइए नंबर 2, लिखित परीक्षा। जो लिखित परीक्षा में आप क्या क्या देखते हो बताओ? लिखित परीक्षा में सबसे पहले छात्र की लिखित अभिव्यक्ति देखते हैं हम। सबसे पहले लिखित परीक्षा में छात्र की लिखित अभिव्यक्ति कैसी है, समझ में आ रही है? ये देखते हो, आप कॉपी चेक करते हो तो। फिर छात्र का ज्ञान अर्थ ग्रहण क्षमता कितनी है, छात्र ने ज्ञान और अर्थ ग्रहण क्षमता का विकास कितना किया है, समझ में आ रही है? ये ज्ञान कहां से देखा जाएगा? परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। अब बस गोला पड़ेगा रिक्त स्थान की पूर्ति से, वहां पर छात्र का ज्ञान। अर्थ ग्रहण कहां से देखा जाता है? लघुत्तर या जो 5 सवालों के उत्तर। लिखित अभिव्यक्ति कहां से देखी जाएगी? बड़े सवालों में। समझ में आ गई? तो ये सारा देखते हैं। प्लस हम देखते हैं लेखन शैली, छात्र की लेखन शैली कैसी है वो देखी जाती है, समझ में आ रही है? और साथ में छात्र का उच्चारण कभी नहीं होगा, लिखित में कभी उच्चारण नहीं होता है, तो छात्र को लेखन, ये वर्ण, वाक्य और शाब्दिक ज्ञान, ये हम देखते हैं। वर्ण का ज्ञान कितना है, वाक्य का संयोजन कैसे कर रहा है, शाब्दिक ज्ञान कैसे है, ये किसमें देखा जाता है? लिखित अभिव्यक्ति। समझ में आ गई? वर्ण, शब्द और वाक्य का ज्ञान, वाक्य का संयोजन, लिखित अभिव्यक्ति, ये सारा लिखा हुआ है देखो। यानी हम लिखित अभिव्यक्ति में सब चीजें देखते हैं, सिर्फ उच्चारण नहीं होता। और मौखिक अभिव्यक्ति में क्या होगा? उच्चारण। ठीक है, ये चलिए अब लिखे आप लिखित परीक्षा के, हेडिंग लगाओ नीचे, लिखित परीक्षा के रूप। यदि हम लिखित परीक्षा ले रहे हैं तो उसके रूप कौन कौन से हैं? नंबर 1, इसका पहला रूप है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न कैसा होता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखो ये अनेक प्रकार के हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अनेक प्रकार के हैं। तुम्हारे एग्जाम में सवाल आएंगे, वो कौन से होंगे? वस्तुनिष्ठ नहीं होंगे, अच्छा उसका भाग है। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न आगे लिखे, ये कई प्रकार के हैं। नंबर 1 पहला लिखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला होता है प्रत्याह्वान प्रश्न। पहला प्रश्न कौन सा होता है? प्रत्याह्वान। लिख दो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला भेद होता है प्रत्याह्वान प्रश्न। इसमें कोई विकल्प नहीं होता है, किताब के पीछे सब दे रखे हैं, पढ़ो उनको। ठीक है, लिखो इसके अंदर इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर कोष्टक में देना होता है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर कोष्टक में देना होता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको कोई विकल्प नहीं है, कोष्टक में देना है। रामायण की रचना किसने की, बस। अब ये किसने की, ऐसा करके ये कोष्टक दे देगा, भरो। ठीक है, कोई विकल्प नहीं है। तो ये कौन सा प्रश्न होता है? प्रत्याह्वान प्रश्न। दूसरा होता है प्रत्यभिज्ञान प्रश्न। प्रत्यभिज्ञान प्रश्न, प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं? इसको कहते हैं सत्य असत्य के प्रश्न, राइट रॉन्ग के प्रश्न, शुद्ध अशुद्ध के प्रश्न। ठीक है, और ये जो हाँ या ना के प्रश्न, इनको क्या कहते हैं? रामायण की रचना वेद व्यास ने की, शुद्ध अशुद्ध, हाँ का ना, राइट का रॉन्ग, ये क्या कहलाता है? प्रत्यभिज्ञान। क्योंकि एक शब्द में बोल रहे हो, इसलिए क्या कहा जाएगा? वस्तुनिष्ठ। पहला भेद प्रत्याह्वान प्रश्न, दूसरा प्रत्यभिज्ञान प्रश्न, तीसरा लिखेंगे रिक्त स्थान पूर्ति। रिक्त स्थान पूर्ति भी कौन सा प्रश्न होता है? वस्तुनिष्ठ। रिक्त स्थान पूर्ति, ठीक है। रामायण की रचना टेस्ट ने की, और सामने लिखा हुआ आ रहा है वाल्मीकि ने की या वेद व्यास ने की, बताओ इन दोनों में से भरो। तो क्या है? उत्तर देख के भरेगा, रिक्त स्थान की क्या करेगा? पूर्ति करेगा। प्रत्यवान हो गया, प्रत्यभिज्ञान हो गया, रिक्त स्थान हो गया। चौथा प्रश्न समानता अथवा असमानता निर्देश प्रश्न। सब संस्कृत में चलते हैं, ये सारे सब दे रखे हैं किताबों के पीछे। समानता या असमानता का निर्देश करने वाले प्रश्न, निर्देशात्मक प्रश्न, जो समानता या असमानता को बता रहे हैं। गाय घोड़ा गधा, गाय घोड़ा गधा ऊंट, इनमें से असमान कौन है? कौन है? गाय असमान है? तेरी तो तुम्हारा तो भविष्य बढ़ाते हैं, कहना पड़ेगा यार। कौन सा असमान है? गाय असमान है, क्यों? क्या आनंद प्रतिष्ठित हो जाती है। मैं तो ये सोचता था कि छोटे बच्चों को पढ़ाने में आनंद आता है, यहाँ तो बड़ों को भी पढ़ाने में आनंद आ रहा है। अरे असमान कौन सा है? क्यों? सींग नहीं होते घोड़े के? ये कह रहा है सींग नहीं होते, तो घोड़े के कौन से सींग होते हैं? ऊंट के कौन से? अच्छा, गाय के सींग होते हैं, और गधे के? आपको क्या पता, कहीं घूमो कहीं गधे के भी मिलते हैं भाई। तो अभी बोलो क्या है? घोड़ा कौन से लिंग में है? पुल्लिंग में। गधा पहले इसका स्त्रीलिंग बनाओ, इसका बनाओ, इसका बनाओ। ऊंट का ऊंटी तो होता है, ऊंटनी, ठीक है।
इसका स्त्रीलिंग बनाओ, यानी ये लिंग निर्देश संबंधी असमानता है। तुम कहां पे घूम रहे हो पता नहीं, स्ट्रिंगों में जो है पावों में, समझ में आ रही है? तो ये कहते हैं समानता और असमानता के प्रश्न। अगला लिखो, अगला लिखो बहुविकल्पात्मक प्रश्न। बहुविकल्पात्मक प्रश्न, बीच बीच में कोई उबासी लेता है तो मेरे को ऐसे सवाल लिखने पड़ते हैं, है ना? तुम्हारी उबासी मेरी हत्या है, समझ गई? समझ गई है ना? वो विकल्पात्मक, तो उबासी लेते तो मेरे को लग रहा है कि मैं बोल ही ऐसे ही रहा हूं। वो विकल्पात्मक प्रश्न कैसे होता है? 4 में से 1 का चयन करो। तो आपका 4 में से 1 का चयन जो होगा वो कौन से होते हैं? तो कहने का मतलब कई प्रकार के होते हैं। इन सारे शब्दों को हम क्या, इन सारे प्रश्नों को हम क्या कहते हैं? आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब आइए नंबर दूसरा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बाद में आपका दूसरा प्रश्न होता है लघुत्तरा, पूरा सही लिखो चलो, लघुत्तरात्मक प्रश्न। दूसरा कौन सा होता है? लघुत्तरात्मक। संधि बताओ, दीर्घ है अलग कर दो, लघु प्लस उत्तर, बस इसमें कुछ नहीं लिखना, लिख दो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर इस, अच्छा इससे पहले तो आएगा एक, इसमें अति जोड़ो पहले, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, पहले तो अति आएगा ना, अति लघुत्तरात्मक, तो डैश करके लिख दो 1 अथवा 2 शब्दों में। जिन प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 शब्द में दिया जाता है या वाक्य में, क्योंकि मधुरा उत्तर नहीं बोलते। आपके देश का नाम बताओ, तो ज्यादातर हम पढ़ाते हैं भारत, लेकिन उत्तर हम ये चाहते हैं कि पूरा मिलना चाहिए कि हमारे देश का नाम भारत है। तो उत्तर तो वस्तुतः 1 या 2 शब्द का ही होता है, लेकिन हम उसको वाक्य में परिवर्तित करके बोलते हैं। इसलिए जिन प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 शब्द का होता है या वाक्य का होता है, वो कैसा होता है? अति लघुत्तर। तीसरा कौन सा होता है? लघुत्तरात्मक। लघुत्तरात्मक डैश करके डाल दो कि 5 अथवा 6 लाइन का, लाइन यानी वाक्य का, अथवा 30 शब्दों का। समझ में आ गई? या तो आप 5 या 6 लाइन कह दो, या शब्द कितने कह दो? 30 क्या, कभी कभी इसमें दे रखे 30 से कितने शब्दों का? 50। अधिक से अधिक सीमा 50, कम से कम 30 शब्द, 30 से 50 शब्द या 5 या 6 लाइन, वो कौन सा होगा? लघुत्तर। चौथा कौन सा होगा? निबंधात्मक प्रश्न। जीवन ही एक निबंध है जो कभी समाप्त नहीं होता, तो हम कहते हैं कि आपका प्रश्न निबंधात्मक है। निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तरों की कोई सीमा नहीं होती, तथापि ये प्रश्न ज्यादा से ज्यादा आपको 3 पृष्ठ में करने होते हैं। समझ में आ गई? तो इसके उत्तरों की कोई सीमा नहीं है, मर्यादा ताली को गलत नहीं कर सकता, लेकिन अधिक से अधिक अपने भावों की अभिव्यक्ति किसमें होनी चाहिए? 3 पेज में। ठीक है, अब 3 पेज में आपके ज्यादा से ज्यादा जो आएंगे वो 500 शब्द आते हैं। समझ आ रही है? इसलिए आपको 500 शब्दों में इसकी अभिव्यक्ति करनी पड़ती है। चलिए ये कुछ हमने लिखा दी। अब साइंस होगा ना जिस किसी के भी, उसका एक और मूल्यांकन होता है जिसका नाम होता है प्रायोगिक। अब मेरे को वो लिखाना नहीं है, इसलिए संस्कृत है तो संस्कृत की बात करेंगे। चलिए अब लास्ट टॉपिक इसका लिखाता हूं कि मूल्यांकन की 2 विधियां लिखा रहा हूं। मूल्यांकन की 2 विधियां होती है। नंबर 1 अब तो खत्म हो गई, अब तो गुणात्मक ही होता है, लेकिन पुराने टाइम में 2 विधियां चलती थी। पहली चलती थी परिमाणात्मक विधि और दूसरी चलती थी गुणात्मक। ठीक है, तो परिमाणात्मक विधि ये भी 2 प्रकार की थी भाई। पहली कौन सी थी? ज्ञानात्मक। तुम्हारे बीएड है तो तुमने पढ़ा होगा, ये अनुसंधान 2 प्रकार का है। परिमाणात्मक विधि कितने प्रकार की होती है? 2। कौन कौन सी होती है? ज्ञानात्मक और दूसरी क्रियात्मक। अभी लेटेस्ट में क्रियात्मक चल रही है, सीसी क्रिया करके क्या करो? पढ़ाओ। तो जो क्रियात्मक होती है उसमें सीसी SIQE, ठीक है, लेकिन ये है क्रियात्मक, लेकिन आपको देगी क्या? ये गुणात्मक में चली जाएगी, इसलिए इसको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। अब जो ज्ञानात्मक जो होता है ना वो लिखे नंबर 1, ज्ञानात्मक में नंबर 1 लिखे। ज्ञानात्मक जो, अच्छा ये ज्ञानात्मक भी 2 तरीके का है भाई। ज्ञानात्मक कितने तरीके का होता है? 2। पहला होता है मौखिक परीक्षा और दूसरी होती है लिखित परीक्षा। देखो क्या हुआ, वापस देखें। परिमाणात्मक जो विधि है जिसमें आप नंबर देते हो वो 2 तरीके की, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक यानी ज्ञान का मूल्यांकन आप मौखिक और लिखित परीक्षा से करते हो। अब मौखिक परीक्षा में नंबर 1 लिखो सलाह का परीक्षण। संस्कृत में चलती है सलाह का परीक्षण, ये मौखिक परीक्षा में चलाते हैं सलाह का परीक्षण। ठीक है, ये लिखता हूं यहाँ पे मौखिक परीक्षा, और मौखिक परीक्षा में पहला होगा सलाह का परीक्षण। सलाका के माध्यम से मौखिक परीक्षा ली जाती है। कार्ड बनते थे, आपको पता हो तो ऐसे, आपको बनाए नहीं बनवाए आपसे? चलो कोई नहीं। सलाका के बाद में हम दूसरा जो मौखिक परीक्षा उसमें लेते हैं संस्कृत में, तो वो किसके माध्यम से लेते हैं? शास्त्रार्थ के माध्यम से। हम कोई भी एक विषय देते हैं और कहते हैं शास्त्रार्थ करके बताओ संस्कृत टू संस्कृत, तो वो आपका मौखिक परीक्षा होती है उसकी। तीसरी जो चलती है संवाद यानी बातचीत, इसके माध्यम से आपका क्या होता है? मौखिक परीक्षा हो गई। और आप मूल्यांकन कैसा कर रहे हो? ज्ञानात्मक। फिर चौथा चलता है वाचन। हम क्या करवाते हैं? वाचन करवाते हैं। वाचन करो, पढ़ो। 5वां हम, ये तो तुमने पढ़ा होगा प्रश्नावली, कुछ प्रश्नावलियां निर्मित करते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। और प्रश्नावली भी 3 तरीके की होती है, 2 नहीं होती है, हाँ या ना अथवा तटस्थ प्रश्नावली होती है, पता नहीं। समझ में आ गई? यदि पूछा भवताम देशस्य किम नाम, संस्कृत में पूछा, सिर्फ उत्तर देना है, आता है कि नहीं आता है? आता है। और कुछ कहेंगे? पता नहीं, हाँ राइट, गलत, नहीं आता, पता नहीं। कोई कहेगा पता नहीं तो हम प्रश्नावली में पता नहीं करते। कहने का मतलब ये सब मौखिक परीक्षा का ज्ञानात्मक मूल्यांकन होता है। समझ में आ रही है? तो ऐसे होता है। अब आइए ज्ञानात्मक में दूसरा होता है क्रियात्मक। तो संस्कृत में फिलहाल
क्रियात्मक पक्ष नहीं है, क्योंकि ये छठी से चल रहा है। समझ में आ रही है मेरी? देखो क्या लिखाया, ज्ञानात्मक, एक मिनट, आपको मैंने ये लिखाया कि परिमाण, कौन सा मूल्यांकन पढ़ रहे हो? परिमाणात्मक। परिमाणात्मक मूल्यांकन कितने तरीके का हो गया? दो। पहला कौन सा? ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में आपका जो पहला क्या हो गया? मौखिक। ये मौखिक लिख दिया साहब। अब चलो लिखित भी लिख दो, लिखित तो मैंने लिखा दिया, चलो लिख दो लिखित, लिखो लिखित। ज्ञानात्मक का दूसरा लिख दो लिखित, लिखित परीक्षा। और लिखित परीक्षा में सब लिखा दिया, उसमें सबसे पहले एक नंबर 1 लिखित परीक्षा कैसे ले रहे हो? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दूसरा लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तीसरा लघुत्तरात्मक प्रश्न। चौथा निबंधात्मक प्रश्न। ये ऐसे मौखिक परीक्षा ऐसे, लिखित परीक्षा ऐसे। पहले लिखा है, इससे दोनों मेल नहीं खा रहे, ध्यान रखना ये, क्योंकि वहां पर यह लिखा था कि मौखिक परीक्षा में किन किन चीजों को देख रहे हो? ज्ञान, अवबोध, अर्थ, अवग्रहण, अभिव्यक्ति, लेकिन ले कैसे रहे हो? ऐसे। लिखित परीक्षा अभिव्यक्ति देख रहे हो, ले कैसे रहे? ऐसे। तो परिमाणात्मक मूल्यांकन का पहला भेद कैसा हो गया? ज्ञानात्मक। अब आइए दूसरा भेद होता है क्रियात्मक। क्रियात्मक हमारे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि छठी से 8वीं में हम क्रियात्मक नहीं करते, हम हमेशा क्या करते हैं? संस्कृत में ज्ञानात्मक परीक्षा ही लेते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हमारा यहाँ पर कोई क्रियात्मक मूल्यांकन नहीं होता, वो पहली से 5वीं में होता है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण, उसमें। अब आइए नंबर दूसरा मूल्यांकन आपका, वो है गुणात्मक। समझ में आ रही है क्या लिख रहे हो? मूल्यांकन कितने प्रकार का है? कौन कौन सा लिख दिया? ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक तो लिख दिया, अब कौन सा आ गया? गुणात्मक। अब लाओ गुणात्मक में क्या करते हो? तो ब्रैकेट में लिख दो, गुणात्मक हमेशा किससे संबंधित होता है? भाव पक्ष से। गुण हमेशा भाव को ही बताएगा। तो यहाँ पर आप क्या करते हो? ये गुणात्मक जो भी मूल्यांकन होता है, वो साइंस वाले जो भी लेते हैं, वो लेते हैं प्रायोगिक, जो साइंस में चलता है, जो प्रयोग पर आधारित मूल्यांकन होता है, वो हमेशा कैसा होता है? गुण, गुणात्मक। जहां पर केमिकल के द्वारा मेंढक को दे दिया और कहा कि इसको टुकड़े करके देखो इसमें, तो ये प्रायोगिक है, वो गुणात्मक होता है। लेकिन यदि संस्कृत विषय में मैं कहूं कि गुणात्मक मूल्यांकन लो, तो मैं कैसे लूंगा? तो मैं सबसे पहला काम करूंगा निरीक्षण। छात्र का क्या करूंगा? निरीक्षण। लिखो निरीक्षण। ये सारे तुम्हारे बीएड में बहुत अच्छे तरीके से है। ये निरीक्षण के बाद में मैं दूसरा छात्र से क्या करूंगा? साक्षात्कार, बातचीत, प्रश्न पूछूंगा, उत्तर बताऊंगा, और मैं इसके आधार पर उसके गुण का अवलोकन करते हुए मूल्यांकन करूंगा। तीसरा, मैं यदि कर रहा हूं तो मैं तीसरा कहूंगा कि स्कूली व्यवस्था में निरीक्षण, और यदि मैं कह दूं परीक्षण, तो परीक्षण तो कहां पर चला जाएगा? ज्ञानात्मक में। निरीक्षण कर दिया, साक्षात्कार कर दिया, और यदि मैं आपको इसमें चलाऊं विद्यालय व्यवस्था में संस्कृत में, तो अवलोकन। क्या होता है? अवलोकन। अवलोकन करूंगा छात्र का कि वो उसके आधार पर उसके गुण पक्ष का मैं क्या करता हूं? निर्धारण। अवलोकन मतलब समझ गए? चारों तरफ से छात्र को देखना। ठीक है, तो ये जो कुछ है वो आपके कौन से होते हैं? संस्कृत के। निरीक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन, ये व्यवहार को बताएंगे छात्र के, उसके गुण को बताएंगे, और ज्ञान को बताने वाली मौखिक और लिखित परीक्षा। ठीक है भाई, तो ये है आपका कौन सा टॉपिक हो गया? मूल्यांकन। और भी बहुत सारी चीजें, पर अब इसके लिए तो पूरा बीएड पढ़ना पड़ता है, परंतु मुख्य रूप से जो भी चीज आपके सामने डाली वो इतनी है कि मूल्यांकन की अवधारणा हमको समझ में आनी चाहिए। मूल्यांकन का मतलब ये कभी नहीं होता कि एक स्तर पर आप मूल्यांकन, जब मैं आपको लिखा ही रहा हूं कि संस्कृत का भी मूल्यांकन आप ज्ञानात्मक करते हो और गुणात्मक दोनों ही करते हो, तो आप इस निरीक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन के माध्यम से छात्र के व्यवहार, रुचि, आदत का भी क्या कर रहे हो? मूल्यांकन। ठीक है भाई, तो ये चीजें हैं वह आपको ध्यान रखनी है। अब छोटी छोटी चीजें हैं, अब वो लिखा रहा हूं, सिर्फ 5 मिनट बाद ब्रेक दूंगा, और आपके सबसे पहला टॉपिक होगा अधिगम के साधन। अब सीधा लिखाऊंगा, लंबी चौड़ी डिटेल लिखाने से कोई मतलब नहीं। अधिगम के साधन, जो प्रश्न आएंगे हम उसी को ही कवर करेंगे। मुख्य मुख्य जो मैंने सारी चीजें थी वो मैंने आपको सारी लिखा दी। अब मैं आपके सामने जो दे रहा हूं, अधिगम के, पहले बात तो बताओ, अधिगम के साधनों का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्यों? ताकि आपका नंबर 1 लिख दो, नंबर 1 एक सीधा सीधा लिखेंगे। अब विषय उलझने वाला है ही नहीं, जो था वो पूरा लिखा दिया मैंने। अधिगम के साधनों का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि विषय कैसा हो जाए? रोचक और प्रभावशाली। लिखे नंबर 1, उद्देश्य लिख दो भले, उद्देश्य। और अधिगम के साधनों को प्रयोग करने का पहला उद्देश्य लिखे नंबर 1, विषय रोचक अथवा प्रभावशाली बने। विषय रोचक अथवा प्रभावशाली बने। ठीक है ना? इसके लिए हम क्या करते हैं कि विभिन्न अधिगम के साधनों का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। नंबर 2, दूसरा लिखेंगे, दूसरी चीज इसमें महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि जितने अधिक अधिगम के साधनों का प्रयोग होता है, उतना अधिक एक जो छात्र, उसकी इंद्रियां वो क्या रहती है? जागृत रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन लिख दो भले, चलो लिखे अधिक लाइन लिख दो। अधिगम के साधनों के प्रयोग से, अधिगम के साधनों के प्रयोग से छात्रों में जहां विषय के प्रति रुचि बनती है, जहां विषय के प्रति रुचि बनती है, वहीं शिक्षण योजना का भी प्रभावशाली संचालन होता है। शिक्षण योजना का भी प्रभावशाली संचालन होता है। बात समझ में आ रही क्या लिखा? जहां पर भाई जितने अधिक क्लास में श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग होगा, 1 मिनट के लिए सोचो, ब्लैक बोर्ड हटा दे अभी, तो
तो मेरे बोलने से कुछ नहीं हो सकता। आपकी दृष्टि मेरे ऊपर नहीं है, किसके ऊपर है? ब्लैक बोर्ड। इसलिए ब्लैक बोर्ड ही एक छात्र का सबसे बड़ा मित्र होता है। समझ में आ गई? तो जहां पर छात्र के लिए प्रभावशालीता हो गई और एक शिक्षक के लिए क्या हो गया? शिक्षक के लिए अपनी शैक्षिक योजनाओं को संचालित करने का सबसे उपयुक्त माध्यम वो क्या होता है? श्रव्य और दृश्य सामग्री। समझ में आ रही है? और अब तीसरा लिखेंगे इंद्रियों के प्रयोग का, इंद्रियों के लिखे नंबर 3, इंद्रियों के अधिकाधिक प्रयोग का, इंद्रियों के अधिकाधिक प्रयोग का माध्यम। आपके ये अधिगम के जो साधन होते हैं ना, वो छात्रों के लिए इंद्रियों के अधिक से अधिक प्रयोग करने का एक माध्यम होता है। कैसे? आप जितने अधिक है वो साधनों का प्रयोग करोगे तो छात्र आंख से देखता है और कान से सुनता है, तो इंद्रियां अधिक से अधिक सक्रिय वो इन अधिगम के साधनों के ऊपर रहती है। लिखते हैं अधिगम के 3 पैराग्राफ चेंज करके लिखे हैं। अधिगम के 3 साधन है या उपकरण है। अधिगम के 3 उपकरण है या साधन है। नंबर 1 पहला लिखेंगे श्रव्य, ऐसे लिख दीजिए यूं, पहला श्रव्य, दूसरा दृश्य और तीसरा श्रव्य दृश्य। अधिगम के 3 साधन है। मेरे को इसमें लंबी चौड़ी डिटेल है तो तुमको हर एक टीचर पढ़ाएगा। अधिगम के 3 प्रमुख साधन है। नंबर 1 श्रव्य, नंबर 2 दृश्य और नंबर 3 श्रव्य दृश्य सामग्री। और पहले लिखेंगे श्रव्य सामग्री। अब मेरे को बताना श्रव्य में धातु कौन सी है? संधि बताओ, बोलो इसको। ऑप्शन दे रहा हूं, वृद्धि दीर्घ अयादि या वृद्धि दीर्घ अयादि या पूर्व रूप। मैंने यार बोला ही नहीं, कहां से आ गया यार? मैं इसको बोलो, इसको बोलोगे तो ही पता पड़ेगा, नहीं पता कहां से पड़ेगा? किसने कहा कि पेन को खींचने से व्याकरण आती है? जितना अधिक ये मुंह खुलेगा उत्तर नजदीक आएगा। बोलो इसको, नाक से थोड़ी आएगा भैया। श्रव्य, श्रव्य किसकी ध्वनि आ रही है? औ बराबर अयादि। और पता है इसमें धातु कौन सी लगी हुई है? श्रु। श्रु को गुण हो गया, क्या हो गया? श्रु, और श्रु को अयादि कर दी, श्रव और पीछे प्रत्यय लगा हुआ है, तो कौन सी संधि हो रही है यहाँ पर? श्रव अव बराबर अयादि। चलो कोई बात नहीं। श्रव्य सामग्री कौन सी है? नंबर 1 लिखो, बताओ कौन कौन सी है, मेरे को तो नहीं आती है। श्रव्य कौन सी है? सुने जाने योग्य। चलो लिख दो। पहले क्या लिखोगे? ग्रामोफोन। पहले लिखेंगे आकाशवाणी, पहले जो आ रहा है वो तो लिखो आकाशवाणी। तुम कहाँ ग्रामोफोन में डूबे जा रहे हो? विद्यार्थियों की सबसे बड़ी जो सामग्री होती है वो आपकी आकाशवाणी है। 9 से कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक के जितने भी लेसन है, कभी फ्री हो तो 2 बजे अपने रेडियो को खोलेगा और उस रेडियो में उनके लेसन आते रहते हैं। समझ में आ रही है? किस में आते हैं? आकाशवाणी में। और ये राजस्थान सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? रेडियो वाणी, क्या बोलते हैं उसको? नाम है इसका एक अलग से, आकाशवाणी नहीं है। आईआईटी के जो और इसरो और एसआईआरटी और एनसीईआरटी इसके सहयोग से एक सैटेलाइट विकसित किया है, युगवाणी, ऐसे कुछ नाम है, नाम भूल गया मैं, याद नहीं आ रहा मेरे को। आकाशवाणी में तो आता है साहब, एक प्रोग्राम का नाम अलग ही है इसका। कौन सी वाणी है वो? ज्ञानवाणी, ठीक है ना? आपके फर्स्ट डेट के सवाल है ये। ज्ञानवाणी के माध्यम से वो आकाशवाणी के विषय आप 2 बजे से लेकर, और अब तो क्या अब तो 11 घंटे चल रहा है वो, सुबह से शाम तक। उसका एक मेगा हर्ट्ज पावर फिट किया हुआ है। चलो चलिए, कुल मिला के आकाशवाणी। अब दूसरा मैडम क्या बोल रहे थे? ग्रामोफोन। ग्रामोफोन किसे कहते हैं? जो लगाते हैं ऐसे, तो मेरे को तो नहीं पता, मैंने कभी नहीं लगाया, लेकिन बोल रहे हैं तो लिख दो ग्रामोफोन। ग्रामोफोन। आपका मन है तो मेरा कौन सा धन लग रहा है भाई? लिख दो ध्वन। अब मैं बाकी कुछ नहीं लिखाऊंगा। मोबाइल भी है वैसे तो, संगणक भी है, वो सारे आपके श्रव्य होते हैं क्योंकि सुनाई भी देते हैं, लेकिन मैं इनके लिए एक ही शब्द लिखा रहा हूँ। 50 लिखाने से कोई मतलब नहीं है। वो मैं लिख रहा हूँ ध्वनि मुद्रिका। बस खत्म। संस्कृत में आएगा तो संस्कृत की लिखोगे। ध्वनि मुद्रिका यानी ध्वनि के मुद्रण से जो भी आपको सुनाई दे रहा है ध्वनि यंत्र के माध्यम से, वो सारी चीजें क्या होती है आपकी? वो कहला। और वैसे तो 2 ही होते हैं इसमें। कौन कौन से थे? आकाशवाणी और यदा कदा दूरदर्शन लिखाते थे। अब तो दूरदर्शन श्रव्य और दृश्य में भी आ गया। चलिए अब इधर आइए, पहले दृश्य। अच्छा, श्रव्य में और कोई है क्या जो मात्र सुनी जाती है? और लिंगवा फोन लिख दो भाई, ये ऐसे ध्वनि मुद्रिका में आ गई है, परंतु फिर भी लिखना चाहते हो तो लिंगवा फोन और टेप रिकॉर्डर लिख दो। लिखने में कौन सा आ जा रहा है? पर संस्कृत में आएगा टेप रिकॉर्डर। वहां कौन सा टेप रिकॉर्डर लिखा हुआ आएगा? वहां तो एक ही शब्द लिखा हुआ आएगा, क्या? ध्वनि मुद्रिका। सब आ गई उसमें, पेपर हिंदी में थोड़ी चलेगा भाई। अब आइए दृश्य में। सबसे बड़ा दृश्य माध्यम कौन सा होता है? श्यामपट्ट लिख दो, ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट। अब दूसरा दृश्य यानी जिसको देखा जाए। अरे चाट वाट छोड़ो, उससे पहले एक और चीज आएगी। और कौन सी आती है? जो कभी नहीं बोलती लेकिन बोलती हुई भी सब कुछ सिखा देती है। तो भाई जो मेन चीज पे आओ ना, क्या होती है? पाठ्य पुस्तिकाएं। आपकी कौन सी सामग्री होती है? दृश्य। तीसरी दृश्य सामग्री। अब आओ, अब बोलो, ये सारे आ गए। और ये चलो, ये तो बाद में समाचार पत्र। चित्रम, चित्र। चौथा प्रतिकृति, संस्कृत चलेगी। मॉडल। प्रतिकृति किसको कहते हैं? मॉडल को। मानचित्रम, यहाँ पर मानचित्र भी चलता है संस्कृत में। मानचित्रम, मानचित्र भारत का बताया जाता है।
कुछ इसमें प्रोजेक्टर्स आते हैं, जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर है, स्लाइड्स हैं, तो आप इसको सीधा एक ही शब्द में लिख दो प्रोजेक्टर। जो भी प्रोजेक्टर होते हैं वो आपके इसमें आ जाएंगे। जो भी ओवरहेड प्रोजेक्टर होते हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर होते हैं, फिल्म प्रोजेक्टर होते हैं, कई बार ये कहा गया, ये वाला ये प्रोजेक्टर है, कई स्कूलों में लगे रहते हैं, तो वो सारे दृश्य में आते हैं। अब आओ श्रव्य दृश्य का सबसे पहला माध्यम बताओ, है कौन? स्कूल में टीवी चलती है क्या? भगवान करे चलती तो अच्छा है, मैं भी एक आधी पिक्चर दिखा देता हूँ। वो सही बोल रहा है। सबसे पहला माध्यम बताओ कौन सा होता है, जिसको सुना भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है, कौन सा होता है? मेन पिक्चर की जो है स्टोरी को ही भूल रहे हो तुम तो। पहला कौन सा होता है? शिक्षक। दूसरा आपका, अब बोलो, नाटक। अरे संस्कृत पढ़ रहे हो भाई, ऐसे थोड़ी है मना है जैसे उत्तर दोगे। नाट्य सामग्री, जो भी मंचन होता है वो दिखता भी है और बोला भी जाएगा। ऐसे सवाल कहाँ आएंगे? ये आएंगे हिंदी में तुम्हारे। तीसरा चलो कंप्यूटर लिखते हैं, संगणकम, संगणक। तीसरा साधन कौन सा होता है? संगणकम। संगणक किसको कहते हैं? कंप्यूटर। चौथा अंतरजालम, इंटरनेट। मोबाइलम, मोबाइल आपका कौन सा है? मोबाइल किसको कहते हैं? चलने फिरने वाला यंत्र। समझ में आ गई? मोबाइल। फिर आप क्या कहते हो? दूरदर्शनम, आपका जो दूरदर्शन होता है। बहुत सारे हैं चीज, ठीक है। कुल मिला के कुछ भी लिखे एक ही समझ में आ रहा है कि वो ये है कि अधिगम के 3 साधन होते हैं। कौन कौन से हो गए? श्रव्य, दृश्य और। अच्छा एक चीज बताओ, यदि सवाल आए कि अधिगम के साधनों में सामान्य उपकरण कौन से हैं? सामान्य उपकरण, सामान्य आपका उपकरण होता है श्यामपट्ट पहला, दूसरा पाठ्य पुस्तक, ये दूसरा, तीसरा शिक्षक, ये सामान्य है इसका मतलब। चलो कोई बात नहीं। और सुधाखंड, सुधाखंड, ठीक है। और सुधाखंड भी है, और लिखी हुई चीज हरती किससे है? माल। तो ये है वह आपके सामान्य उपकरण, जिसको आप अधिगम के साधन कहते हैं। Ah, é, demorei mais para dar.